हेलो गाइस, वेलकम टू एफएफटी। तो मेरा नाम है करण और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस सेम में एस एंड यूएल क्या है? सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो कि बीटेक सीएससी एआईएमएल सिक्स सेम के लिए है। ठीक है, तो ये टॉपिक मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, डीप लर्निंग से रिलेटेड है। इन सारे टॉपिक जो एआईएमएल कर रहे हैं उनको तो पता भी होगा कितने ज़रूरी है हमारे डाटा साइंस के लिए, डाटा एनालिस्ट वाले काम के लिए। तो इन सारी चीज़ों को तुम ध्यान से समझना। कोई दिक्कत आए वहीं पे कमेंट्स में पूछ लेना या फिर अलग मैसेज कर देना, तुम्हें उसका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इन टॉपिक्स जो है तुम्हारे जैसे के एन एन लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल वो लीनियर रिग्रेशन वाले, पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन, और हमारा के एन एन एस वी एम, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डीप लर्निंग में भी परसेप्ट्रॉन हो गया तुम्हारा, तुम्हारा ए एन एन हो गया, ये सारी चीज़ें तुम्हारे आगे आने वाले काम की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान से समझना, इनको नोट्स बनाते हुए चलना। नोट्स मैं शेयर भी कर दूंगा जो मैंने वीडियो में मैंने यूज़ करे हैं, उनको भी पढ़ना, आसानी से समझना और मस्त लिख के आना। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। डन। हेलो फिफ्टियंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी पहली यूनिट सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। ठीक है, तो सबसे पहले सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग सुन के तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि कुछ तो मशीन लर्निंग से रिलेटेड होगा। एग्जैक्टली ये उसी चीज़ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड को समझने से पहले हम समझेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है। तो जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, एबिलिटी ऑफ एल्गोरिदम टू लर्न फ्रॉम डाटा, ये तुम्हारी मशीन लर्निंग की डेफिनेशन है। मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी एल्गोरिदम की एबिलिटी कि वो उसको जो तुमने डाटा प्रोवाइड करा है उसके बेस पे वो उस डाटा के बेस पे वो प्रिडिक्शंस दे, अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करे विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मतलब हमें उस पर कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, वो मॉडल की खुद की, एल्गोरिदम की खुद की कैपेबिलिटी है कि उस डाटा के बेस पे वो कितना उसको समझ पा रहा है एंड कितना समझ के वो प्रिडिक्शंस दे पा रहा है एंड उसकी प्रिडिक्शंस उसकी एक्चुअल वैल्यू से कितनी मैच कर रही है। ये मशीन लर्निंग होती है। ठीक है, अच्छा, मशीन लर्निंग कितने टाइप्स की होती है? मशीन लर्निंग तीन टाइप की है: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। ठीक है, एक सेकेंड, ये हाँ, हमारी पहली होती है अनसुपरवाइज्ड, दूसरी अनसुपरवाइज्ड और तीसरी रीइंफोर्समेंट। तो इनमें फ़र्क क्या होता है सुपरवाइज्ड में, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट? इनमें होता क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम मॉडल को एक लेबल्ड डाटा सेट देते हैं। लेबल्ड डाटा सेट का मतलब होता है जिसमें उसके पास इनपुट भी होती है, उसमें आउटपुट भी होती है। इनपुट आउटपुट क्या होती है तुम आगे उसको समझाओगे, जब मैं तुम्हें एक डाटा सेट दिखाऊंगा तब तुम समझ जाओगे कि इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है। बेसिकली किसी इवेंट के होने को वो उसका इनपुट है एंड उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसका आउटपुट, तुम उसको ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, हमारा मेन गोल क्या होता है? जो मैंने गोल लिख रखा है, हमारा गोल क्या है? टू लर्न अ मैपिंग फंक्शन फ्रॉम इनपुट्स टू आउटपुट्स एनेबलिंग द मॉडल टू मेक प्रिडिक्शंस ऑन अनसीन डाटा। हमने मॉडल को, मान लो जैसे हमारे पास 100 रोज थी, 100 रोज में हमारे पास क्या था? हमारे पास इनपुट भी था, हमारे पास उस इनपुट पे क्या आउटपुट आएगा वो भी था। तो हमने 80 रोज मॉडल को दे दी ट्रेन होने के लिए कि वो उन 80 रोज पे ट्रेन होकर उनको समझे कि पर्टिकुलर इनपुट पे पर्टिकुलर आउटपुट क्या आता है। एंड हमने 20 रोज हमने बाद के लिए रख ली जो हमारी टेस्टिंग फेज के लिए होंगी। ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में टाइप्स होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? मतलब उसमें डिस्क्रीट लेबल्स होते हैं। डिस्क्रीट लेबल्स मतलब 0 1, 0 1 मतलब या तो इवेंट होगा या फिर इवेंट नहीं होगा। 0 का मतलब इवेंट नहीं होगा, 1 का मतलब इवेंट होगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। रिग्रेशन में क्या है? रिग्रेशन का मतलब है कॉन्टिन्यूस विद इन रेंज, किसी पर्टिकुलर रेंज में वो चीज़ होगी या तो वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। अब उसके बाद आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? ये इन्वॉल्व रखता है ट्रेनिंग मॉडल की एक ऐसे डाटा सेट पे जो अनलेबल्ड है। मतलब जहाँ हमें इनपुट और आउटपुट नहीं दे रखा हमने मॉडल को, वो खुद समझेगा उन उस पर्टिकुलर डाटा सेट में जितने हमारे फीचर्स हैं, फीचर्स बोले तो हमारे कॉलम्स, वो खुद समझेगा उन फीचर्स को और उनके बेस पे प्रिडिक्शन बनाएगा कि कौन से फीचर का हमारे प्रिडिक्शन पे कितना इफेक्ट पड़ता है। वो हमारी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। हमारा गोल क्या है? हमें एक्सप्लोर करना है डाटा को और अनकवर जो हिडन रिलेशनशिप्स हैं हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। इसमें हमारे दो टाइप्स होते हैं, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। क्लस्टरिंग में क्या होता है? ग्रुप करता है सिमिलर डाटा पॉइंट्स को टुगेदर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे उनको बेस कर, मतलब सिमिलर करके उनको इकट्ठे करता है। सेकंड, एसोसिएशन में क्या होता है? ये एक एमएल टेक्निक होती है जो फाइंड करती है सबसे ज़्यादा यूजफुल रिलेशन पैरामीटर्स के बीच में। जितने भी हमारे कॉलम्स होंगे उनके बीच में रिलेशन फाइंड करेगा। क्योंकि हमें कई बार देखो, डाटा सेट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है।
अब अगर छोटा होगा तो उसको फाइंड करना रिलेशन बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई बड़ा डाटा सेट है उसमें जैसे मान लो 60-70 रोज का है, उसमें अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है तो वहाँ पे हम एसोसिएशन वाला काम करते हैं। वो बड़े बड़े डाटा सेट्स को पढ़ता है, हर एक इंडिविजुअल कॉलम का रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है और उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बाद में अब हम सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड कर चुके, अब आते हैं सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग कि ये क्या होता है। सेमी सुपरवाइज्ड एक्चुअली क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है, इसमें हमारे सुपरवाइज्ड का और अनसुपरवाइज्ड दोनों मिक्स होते हैं। इसमें एक स्मॉल अमाउंट डाटा सेट का लेबल्ड होता है और एक बहुत बड़ा अमाउंट का डाटा अनलेबल्ड होता है, ठीक है। और ये हमारे ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ होता है, मतलब जो हम ऊपर ट्रेनिंग करते हैं सिमिलरली हम यहाँ पे भी ट्रेनिंग करेंगे, बस इसमें फ़र्क इतना है, इसमें हमारे पास लेबल्ड डाटा सेट भी है जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों है, और अनलेबल्ड भी है जिसमें मॉडल को खुद आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिग्रेशन क्लासिफिकेशन। ये ये टॉपिक मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा क्योंकि इसका थोड़ा आगे वाले टॉपिक से भी रिलेशन बेस्ड है, तो जब मैं वो टॉपिक करा रहा हूँ तब तुम्हें साथ में दोबारा कराऊंगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। अब आते हैं हम लीनियर रिग्रेशन पे, ठीक है। एक सेकंड। ओके, तो अब हम लीनियर रिग्रेशन करते हैं। लीनियर रिग्रेशन क्या है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक एमएल मॉडल है जो सिर्फ एक इनपुट फीचर यूज करके कंटिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। मॉडल इनपुट और आउटपुट के बीच सीधा लीनियर रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये हमारा लीनियर रिग्रेशन होता है। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, ये हमारा क्या करता है, हमारा जितने भी कॉलम्स हैं डजेंट मैटर, ये एक कॉलम के बेस पे उस कॉलम की उस पर्टिकुलर हमारी जो आउटपुट आनी है, जो हमारी प्रिडिक्शन है, उसका आपस में क्या रिलेशन है वो शो करता है, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, मल्टीपल और पॉलिनोमियल। वो हम तीनों एक-एक करके पढ़ेंगे। सिंपल मैंने तुम्हें बता चुका, एक कंटीन्यूअस आउटपुट यूजिंग वन इनपुट वेरिएबल, ठीक है। उसको लर्न करेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करेगा आउटपुट और इनपुट के बीच में। इसका एग्जांपल क्या है, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन हाउस साइज। अब देखो, जैसे तुम कभी भी घर लेने जाओगे तो तुम सिर्फ ये तो देखोगे नहीं कि वो उस घर का साइज कितना है, तुम ये भी देखोगे वो कहाँ पे लोकेटेड है, आसपास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक हाउस के साइज पे उसको उसका हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करोगे तो वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंडर आएगा। सिमिलरली सैलरी का, सैलरी में क्या होता है, हम सब हर जगह यही देखा जाता है उससे कितने साल का एक्सपीरियंस है, बट कई जगह ये भी देखा जाता है उसने कैसे कैसे काम करे, उसने किस किस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करा है। तो अगर तुम सिर्फ सैलरी के बेस पे देखोगे तो वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, लेकिन जब तुम उसकी बाकी सारी चीज़ें करोगे तो वो मल्टीपल या पॉलिनोमियल के अंडर भी आ जाएगा, ठीक है। अब आता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा फीचर्स का हम यूज़ करते हैं टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, ठीक है। तो देखो, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, प्रेडिक्टिंग कार प्राइस बेस्ड ऑन इंजन का साइज, माइलेज, उसकी ब्रांड क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी रीसेल वैल्यू क्या है। ये सारी चीज़ें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बीच में आएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, जब हमें रिलेशनशिप निकालना है इनपुट और आउटपुट बीच में, लेकिन उसमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, उसमें कर्व्ड लाइन बनेगी। मॉडल क्या करेगा, एक कर्व फिट करेगा उन सारे फीचर्स के बीच में, ना कि एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेडिक्शन, स्ट्रोक ट्रेंड मॉडलिंग, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के बीच में। ओके, चलो अब बारी आती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। अच्छा, इन सब के फॉर्मूलेज, लीनियर के, लॉजिस्टिक के, इन सब के फॉर्मूलेज वो भी मैं एंड में एक जगह लिख के तुम्हें एक एक करके सारे फॉर्मूलेज बताऊंगा ताकि तुम्हें एक बारी में समझ में आए कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होना है, ठीक है। अब बारी आती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है भाई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसका यूज तब होता है जब हमें प्रेडिक्ट करना हो कि डाटा किस कैटेगरी या किस क्लास में आएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है यूजिंग लॉजिस्टिक फंक्शन टू मॉडल प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनरी या मल्टी क्लास आउटकम्स, ठीक है। एग्जांपल, इट लर्न्स पैटर्न्स इन द टेक्स्ट एंड प्रेडिक्ट्स वेदर न्यू ईमेल इज स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक है। अब तुमने काफी कई लोगों ने तो प्रोजेक्ट भी करा होगा कि स्पैम नॉट स्पैम ईमेल डिटेक्शन वाला। उसमें हम क्या करते हैं, हम हमारे मॉडल को ईमेल प्रोवाइड करते हैं जो इनपुट वाला कि मतलब ये इनपुट ईमेल और आगे उसका आउटपुट कि ये स्पैम है और ये इनपुट ईमेल ये स्पैम नहीं है, ठीक है। तो वो मॉडल क्या करता है, वो हर एक ईमेल को पढ़ता है, उनमें रिलेशन फाइंड करता है कि अच्छा ये चीज़ें थी, इसका ये ईमेल स्पैम थी, अच्छा ऐसे ऐसे एक रेगुलर वे था तो ये नॉट स्पैम है, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर वर्क करता है, ठीक है।
उसके बाद अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग स्टेप्स के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग स्टेप्स क्या है? तुम डायरेक्ट को कोई भी अपना डाटा सेट मॉडल को नहीं दे दोगे, ठीक है? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हमें पहले करनी होती हैं। हम क्या करते हैं, पहले हमारे डाटा का हम कलेक्शन करते हैं। पहले हम डाटा हर जगह से जाके ढूंढेंगे, हमें कहाँ मिलता है। कई बार कैगल पे मिलेगा, कई बार हमें कहीं और मिलेगा, ठीक है? हम डाटा को लेंगे, उसको हम पहले कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी प्री प्रोसेसिंग होगी। तो हमने अगर numpy pandas यूज़ करा तो हमें पता होगा, हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं, हम नल वैल्यूज़ को या तो एलिमिनेट करते हैं, फिर उन्हें मीन या किसी भी तरीके से उन्हें फिल करते हैं। फिर हम डाटा सेट की स्प्लिटिंग करते हैं कि ये हमारी अगर 100 रोज़ हैं तो हम 70 to 80 रोज़ हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे, एंड 30 to 20 रोज़, 20-30 रोज़ हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम फीचर सिलेक्शन, हम जो हीट मैप बनाते हैं, जिसने जिसने बनाया होगा उसको आइडिया होगा, हीट मैप बना के हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा मॉडल मेरे टारगेट वेरिएबल से कितना रिलेटेड है। उन फीचर्स को लेंगे, फिर हम मॉडल की ट्रेनिंग कराएंगे, फिर हम उस पर प्रेडिक्शन देखेंगे एंड उसकी इवैल्यूएशन करेंगे कि हमारे मॉडल की कितनी एक्यूरेसी आई। अगर एक्यूरेसी कम आई तो क्या रीज़न है। ये सारी चीज़ें एक ये पूरा प्रोसीजर होता है मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है? उसके बाद अब आता है के नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है? के नियरेस्ट नेबर्स क्या है? के नियरेस्ट नेबर एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज होता है। अभी तक हम सारे ऊपर कुछ देख रहे थे, ये दोनों के लिए यूज हो जाता है, क्लासिफिकेशन के लिए भी, रिग्रेशन के लिए भी। ये एल्गोरिदम न्यू डाटा पॉइंट के सबसे पास वाले के नेबर्स को देखता है और उनके बेसिस पर प्रेडिक्शन करता है। अब तुम्हें समझ नहीं आएगा ये मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेकंड रुको। अब देखो, एक पहली बात तो ये एक लेजी लर्निंग एल्गोरिदम है दैट क्लासिफाइज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी वर्ड्स ऑफ के नियरेस्ट नेबर। अब मेरी बात समझना, कोई ऐसे ग्राफ बना, ठीक है? और ये हमारा एक लाइन थी स्ट्रेट, ठीक है? और यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स बनते हैं, यूं 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 यूं, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने नीचे लिख रखा है, एक सेकेंड, हाँ, k इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कंसिडर्ड फॉर प्रेडिक्शन। मतलब अगर मैं k को 3 लूंगा तो ये स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इनके बेस पे ये प्रिडिक्शन करेगा कि इस फोर्थ पॉइंट की क्या वैल्यू हो सकती है। अगर मैं k को 5 लूंगा तो पहले 5 पॉइंट्स को कंसीडर करके वो प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है, अगर एक यूजर को लाइक आती है कोई मूवी, तो उसी टाइप की, और उस वो मूवी, जैसे मान लो कोई मूवी तुम्हें पसंद आई और कोई मूवी मेरे को भी पसंद आई, तो तुम्हारी और मेरे को वो सेम मूवी रिकमेंड करेगा क्योंकि हम दोनों ने वो सेम मूवी देखी है, ठीक है? ऐसे कैनन वर्क करता है, ठीक है? प्रेडिक्शन किस पे बेस्ड होती है? मेजॉरिटी वोट पे, कितने लोगों को वो चीज़ पसंद आई है उसके हिसाब से वो वर्क करता है, ठीक है? आगे चलते हैं, चलो। अच्छा, इसमें अब जो हमारे ये पॉइंट्स थे, अब जो मैंने ग्राफ बनाया था, ये ऐसे हमने ग्राफ बनाया और ये जो हमारे पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स के बीच में आपस में इस पॉइंट से इस लाइन का, इस पॉइंट से इस लाइन का, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकाला जाता है। डिस्टेंस निकालते हैं जिसको हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है? बिटवीन न्यू पॉइंट्स एंड ओल्ड पॉइंट्स इन ट्रेनिंग सेट। जो हमारे ट्रेनिंग सेट के डाटा थे, जो हमारे इस लाइन के आसपास प्लॉट हुए थे, उनके बीच का डिस्टेंस निकालता है इस पर्टिकुलर लाइन से। उस लाइन और उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस, और ये उसके निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, तुम इसको मैं आगे तुम्हें समझा दूंगा ये फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है? ओके। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो इसकी केएनएन की एडवांटेजेस क्या है? ये सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई ट्रेनिंग फेज नहीं है, सिमिलर स्मॉल डाटा सेट्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? ये बड़े डाटा सेट्स पे काफ़ी स्लो हो जाता है, ठीक है? और अगर नोइजी डाटा का मतलब होता है कि जैसे देखो, कोई भी तुम्हें डाटा प्रेजेंट होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो क्लीन हो। क्लीन मतलब कई जगह, मतलब जैसे मान लो कि पहले फर्स्ट रो में 10 लिखा है, दूसरे में 20, तीसरे में 30, या फिर ऐसे कुछ रेंज सी बन रही है, कुछ भी प्रेजेंट है। नॉइजी डेटा सेट का मतलब होता है एक जगह 10, एकदम से फिर 100 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 150 आ गया। तो ऐसे नॉइज डाटा पे इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, इतने आसानी से रिलेशन समझ नहीं पाता है, ठीक है? उसके बाद आता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है भाई? डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। ये भी दोनों क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज होता है। ये एक ट्री स्ट्रक्चर, पेड़ पता नहीं, जैसे तुम ऊपर हम डीएसए में पढ़ के आए थे, जो हमारे ये पेड़ होते हैं, एक सेकंड, हाँ, ये हमारे ऊपर एक मेन हो जाता है, फिर इससे ऐसे निकलते हैं, फिर यहाँ पे एक हो जाता है, यहाँ पे एक हो जाता है, उससे फिर ऐसे निकलते हैं, इससे ऐसे निकलते हैं, फिर कंटिन्यूस नीचे तक होता रहता है। तो ऐसे एक ट्री स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें डाटा को कंडीशंस के बेसिस पर स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया जाता है, जब तक फाइनल प्रेडिक्शन नहीं मिल जाता हमें कि हमें फाइनल आउटपुट जो हमें चाहिए थी वो हमें मिली या नहीं। हर नोड एक डिसीजन रिप्रेजेंट करता है और ब्रांचेस उस डिसीजन के पॉसिबल आउटकम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं, एक सेकंड देना। मैं इसको हटा लेता हूँ ताकि तुम पढ़ भी पाओ
साथ साथ। ओके देन। हाँ, अब ये मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि ईच नोड रिप्रेजेंट्स अ डिसीजन बेस्ड ऑन फीचर एंड ईच ब्रांच रिप्रेजेंट्स आउटकम ऑफ दैट डिसीजन, ठीक है। उसके बाद अब मान लो लोन अप्रूवल है, सबसे ऊपर हमारा लोन अप्रूवल आ गया, ठीक है, कि लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा। फिर अब बैंक ने डिसाइड करा कि लोन देना है। उसके बाद चेक करेंगे क्या उसकी इनकम 50K से ज़्यादा है, यहाँ पे हमने वो लिख दिया, ठीक है। और उसका क्रेडिट स्कोर गुड है या नहीं है। अगर उसकी इनकम 50K से ज़्यादा है फिर और चीज़ें चेक करेंगे। अगर उसने पहले लोन लिया था तो उसने वो पे करा या नहीं करा। अगर उसने पे करा तो उस पर और नीचे जाएंगे, बाकी चीज़ें चेक होंगे। अगर उसने पे नहीं करा तो यहीं पे नो कर देंगे। क्रेडिट स्कोर कम है तो उसको नीचे जाएंगे नहीं, यहीं पे कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं रैंडम फॉरेस्ट में, ठीक है। पूरा एक मॉडल खुद ही ग्राफ बनाता है, खुद ही उसके इनपुट आउटपुट समझता है उसके हमारे जो हमारे डाटा सेट है उसके अकॉर्डिंग, एंड फिर वो ऐसे वर्क करता है, ठीक है। इन्हीं डिसीजंस के बेस पे मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा। की कंपोनेंट्स यही है, रूट नोड जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ट्री का, डिसीजन नोड जहाँ पे डाटा स्प्लिट होता है, ब्रांच जहाँ पे उसका रिजल्ट आता है, लीफ नोड जो बिल्कुल लास्ट में होता है जहाँ पे हमारी फाइनल प्रेडिक्शन आती है, ठीक है। समझ में आ गया, चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, पहले इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सुनते जाओ। ये हमारा जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट है ये हमारा इजी टू अंडरस्टैंड है और विजुअलाइज करने के लिए भी बहुत आसान है। ये दोनों कॉलम्स पे चल जाता है, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल। और डाटा नॉर्मलाइजेशन की कोई नीड नहीं होती। लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, ये ओवरफिट हो सकता है बहुत इजीली। ओवरफिट और अंडरफिट अगर तुम्हें पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इन मॉडल्स के बाद हम वही करेंगे, ओवरफिट और अंडरफिट, तब तुम समझ जाना, ठीक है। और अगर कोई भी हम स्मॉल चेंज कर देंगे हम डाटा सेट में तो वो पूरे ट्री को इफेक्ट करेगा। इस कारण ये थोड़ा इसी, और यही रीज़न है इसका ओवरफिट भी होने का एक, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या आएगा, रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट क्या है भाई? रैंडम फॉरेस्ट भी एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। ये भी दोनों क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों के लिए यूज़ होता है। ये कैसे वर्क करता है, इसमें एक डिसीजन ट्री नहीं होता जैसे हमारा ऊपर था, लेकिन इसमें बहुत सारे डिसीजन ट्रीज बनाए जाते हैं और सबके रिजल्ट को कंबाइन करके फाइनल प्रेडिक्शन दिया जाता है। काफ़ी, अभी हमने ऊपर देखा था, हम एक डिसीजन ट्री बना रहे थे ऐसे, यहाँ पे यूं पेन कहाँ है, हाँ, हम एक डिसीजन ट्री यूं करके बना रहे थे। ऐसा नहीं होगा, इसमें इसमें मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनेंगे और उसके बेस पे रिजल्ट निकाला जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्रेडिट कार्ड फॉर डिटेक्शन। काफ़ी डिसीजन ट्री बनाए जाएंगे, ट्रांजैक्शन अमाउंट कितनी थी, लोकेशन क्या थी, टाइम क्या था, प्रीवियस उस अकाउंट पे कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, क्या पहले कोई अकाउंट पहले कभी इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है जो अब हो रही है। सारी चीज़ें मैच करेगा, उसके हिसाब से वो वर्क करता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि वाई रैंडम फॉरेस्ट बेटर, हमारा रैंडम फॉरेस्ट बेटर क्यों है डिसीजन ट्री से। सबके दिमाग में आता है कि यहाँ पे मल्टीपल ट्रीज बना रहे हैं, वहाँ पे एक सिंगल ट्री में काम हो रहा था। तो उसका सिंपल आंसर ये है, एक सिंगल डिसीजन ट्री जो मैंने बताया था कि ये ओवरफिट हो सकता है, मतलब वो ट्रेनिंग डाटा को बहुत परफेक्टली याद कर लेगा। वो उसके आपस में कॉलम्स को रिलेशन ना समझ के वो उस डाटा को ही पूरा रट लेगा कि ऐसे, अच्छा इसमें मुझे ये प्रिंट करना है, इसमें मुझे ये प्रिंट करना है। रैंडम फॉरेस्ट में वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, मल्टीपल ट्रीज होते हैं, रैंडम सबसेट होते हैं डाटा के, प्रिडिक्शंस कंबाइन होती हैं, तो जो हमारा मॉडल होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसकी एक्यूरेसी हाई है, ओवरफिटिंग रिड्यूस हो जाती है। बड़े डाटा सेट पे जहाँ पे हमारा ऊपर वाला वर्क नहीं कर पा रहा था ये वर्क करता है। डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा स्लो है सिंगल डिसीजन ट्री से। अब इतने सारे मल्टीपल ट्रीज बन रहे हैं तो उसे पूरे डाटा सेट को पढ़ने में टाइम भी तो लगेगा, तो इस कारण उसको वो टाइम भी देना होता है, ठीक है। और हार्डर टू इंटरप्रेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आता है हमारा एसवीएम। एसवीएम क्या है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो मेनली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है, लेकिन इसको हम रिग्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। बहुत कम यूज करते हैं वैसे हम एसवीएम को, मेनली इसको क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज करते हैं, बट अगर तुम इसे रिग्रेशन में यूज करना चाहते हो तो तुम इसे रिग्रेशन में यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका मेन गोल होता है दो क्लासेस के बीच एक बेस्ट बाउंड्री हाइपर प्लेन फाइंड करना जो उन्हें क्लियरली सेपरेट करे और मैक्सिमम डिस्टेंस को मेंटेन रखे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यही मैंने लिख रखा है यहाँ पे, द मेन आइडिया इज टू फाइंड द बेस्ट बाउंड्री हाइपरप्लेन दैट सेपरेट्स डाटा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस विद मैक्सिमम पॉसिबल मार्जिन। एल्गोरिथम क्या करता है, एल्गोरिथम एक लाइन चूज करता है जो मैक्सिमाइज करे डिस्टेंस को फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ बोथ क्लासेस। दोनों पॉइंट के सबसे नियरेस्ट से एक लाइन बनाएगा ताकि वो दोनों पॉइंट से सबसे आसपास हो, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, हाइपरप्लेन और सपोर्ट वेक्टर्स। हाइपरप्लेन क्या होती है, हाइपरप्लेन वो लाइन या फिर बाउंड्री जो वो क्लासेस को सेपरेट कर रही है।
सपोर्ट वेक्टर क्या है? सपोर्ट वेक्टर वो क्लोजेस्ट डाटा पॉइंट्स है जो बाउंड्री के हैं, जिनसे हमारी पोजीशन इन्फ्लुएंस होती है। अच्छा, अब रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? फेस डिटेक्शन होती है, इमेज क्लासिफिकेशन होती है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स होते हैं, स्पैम ईमेल डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी एसवीएम में आती हैं। एसवीएम हमारा वर्क कब करता है? जब हमारा हाई डायमेंशनल डाटा हो, स्मॉल डाटा सेट्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, और गुड एट क्लियर क्लास सेपरेशन। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसका? स्लो है बड़े डाटा सेट्स के लिए, और हमारा इसमें राइट कर्नल और पेरीमीटर चूज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी एनसेम्बल लर्निंग। एनसेम्बल लर्निंग क्या होती है? एनसेम्बल लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें हम मल्टीपल मॉडल्स को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, और उससे हम एक बड़ा मॉडल बनाते हैं। एनसेम्बल लर्निंग एक टेक्निक है जिसमें हम मल्टीपल मॉडल्स को कंबाइन करके एक बेटर प्रिडिक्शन लिया जाता है। मतलब हम एक मॉडल पे डिपेंडेंट नहीं है, एक मॉडल की बजाय काफ़ी मॉडल्स के रिजल्ट कंबाइन करेंगे और उससे एक फाइनल आउटपुट निकाले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो तुमने ऊपर पढ़ा, रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट में मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को कंबाइन कर रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही वर्क करता है ये। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, रैंडम फॉरेस्ट इज एन एग्जाम ensemble method because it combines many decision trees। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकंड, हाँ आगे चलते हैं अब। ओके चलो, अब आते हैं बैगिंग और बूस्टिंग पर। बैगिंग क्या होता है? बैगिंग में डाटा सेट के डिफरेंट रैंडम सैंपल्स बनाए जाते हैं, और हर सैंपल पर अलग अलग मॉडल ट्रेन होता है। फिर जितने भी मॉडल्स हमने ट्रेन करे थे उन सब मॉडल्स को, उन सब की मॉडल्स की प्रिडिक्शंस को कंबाइन करके हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई 5 मॉडल यूज़ करे, लेट्स कॉल देम 1 2 3 4 5, एंड हमारे 3 मॉडल ने यस बोला, 2 मॉडल ने नो बोला, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो यस आएगा, क्योंकि मेजोरिटी वोट 3 यस थी तो वो यस ही प्रिंट करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तुम पहले ही समझ चुके हैं, रैंडम फॉरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बूस्टिंग पर। बूस्टिंग क्या होता है? बूस्टिंग में मॉडल्स एक के बाद एक ट्रेन होते हैं। हर नया मॉडल पिछले मॉडल की मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। इसका गोल होता है वीक मॉडल्स को कंबाइन करके स्ट्रॉन्ग मॉडल्स बनाना। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे मॉडल 1 ने कुछ प्रेडिक्शन करी, बट कुछ पॉइंट्स पे वो रॉन्ग था। ठीक है, मॉडल 2 ज़्यादा टाइम लेगा और उन रॉन्ग पॉइंट्स को ठीक करने की कोशिश करेगा। फिर मॉडल 3 उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। ऐसे जो हमारा फाइनल मॉडल बनेगा वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा। हमारे कॉमन बूस्टिंग एल्गोरिदम्स क्या है? एडा बूस्ट है, पेन का, एडा बूस्ट है, एक्सजी बूस्ट है, ग्रेडियंट बूस्टिंग है। ठीक है, अब बारी आती है इनके डिफरेंस की कि बैगिंग और बूस्टिंग में फ़र्क क्या है। चलो वो करते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है? बैगिंग में मॉडल्स इंडिपेंडेंटली ट्रेन किए जाते हैं, लेकिन बूस्टिंग में मॉडल्स सिक्वेंशली ट्रेन किए जाते हैं एक के बाद एक। ठीक है, गोल क्या है? प्राइमरी एम है हमारा कि हम ओवर फिटिंग को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, और इसमें हमारा प्राइमरी एम है टू रिड्यूस बायस, अंडर फिटिंग को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, प्रोसेस ये पैरेलल होता है, मॉडल इंडिपेंडेंटली बिल्ट होते हैं। ये सिक्वेंशियली होता है, हर एक मॉडल एरर फाइंड करता है, नेक्स्ट मॉडल उसके एरर को सोल्व करने की कोशिश करता है। डाटा यूसेज क्या है? इसमें रैंडम सबसेट्स यूज होते हैं जो कि रिप्लेसमेंट के साथ भी होते हैं। इसमें वेट होता है डाटा पॉइंट्स का, मिसक्लासिफाइड पॉइंट जो हायर वेट होते हैं। ठीक है, ओके देन अब हम इन सब के ग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन क्या था? जब मैंने बताया था कि प्रिडिक्ट करता है कंटिन्यूस टारगेट वेरिएबल यूजिंग लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप यूज करके प्रिडिक्ट करता है फीचर्स और टारगेट के बीच में। ठीक है, ऐसे हमारा स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ बनता है, चाहे हमारा सिंपल हो चाहे हमारा मल्टीपल लीनियर हो। सिर्फ पॉलिनोमियल लीनियर में हमारा वैसा कर्व बनता है, वरना हमारा ऐसे लीनियर लाइन बनती है। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला देखो, y इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस ई। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या? मैं नीचे लिख भी रखी है। y हमें जो वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है वो, बी नॉट क्या है? हमारी इंटरसेप्ट की वैल्यू, बी वन क्या है? हमारा स्लोप और कोफिशिएंट, एक्स क्या है? हमारा फीचर या फिर इनपुट, और ई एप्सिलॉन हमारा एरर टर्म है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या था भाई? ये मॉडल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता था। ठीक है, कि इनपुट किस क्लास में बिलोंग करेगी और उसके बेसिस पर उसकी फाइनल क्लास डिसाइड करेगा। ठीक है, ऐसे हमारा ऐसे ये देखो कैसा कर्व बन रखा है, इस कर्व को हम सिग्मोइड कर्व कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखोगे तो इधर क्लास 0 है, उधर क्लास 1 है, कि पी वाई इक्वल टू 1। टी ऑफ क्लास 1 वहाँ पे 0 पे सकता है अगर हम इस क्लास के लिए प्रेडिक्ट करेंगे, तो जिस क्लास के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमसे इधर लिखेंगे, इक्वल टू 1/1 प्लस ई सी बी नोट प्लस बी वन एक्स। अब ये है क्या? ये वन, वाई इक्वल टू 1 तुम्हारी प्रोबेबिलिटी होगी उस क्लास की, बी नोट हमारा इंटरसेप्ट हो गया, बी वन हमारा कोफिशिएंट हो गया, और ई हमारा वो बेस है, नेचुरल लॉगरिथम वाला। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारा KNN। KNN क्या है हमारा? के नियरेस्ट नेबर्स वाला, जिसका मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि वो जैसे अगर हम k = 3 लिख देंगे तो वो क्लोजेस्ट 3 पॉइंट्स को रखेगा, 5 रख देंगे तो 5 क्लोजेस्ट पॉइंट को रखेगा। आइडिया क्या है? आइडिया हमारा सिमिलर ये है कि हमें जो सिमिलर डाटा पॉइंट्स है उनको एक दूसरे के क्लोज रखना है। जो हमारा मूवी वाला एग्जांपल था कि अगर तुम्हें और मेरे को कोई मूवी, हम दोनों ने कोई मूवी देखी, हम दोनों को ये मूवी वो पसंद आई, तो शायद हो सकता है कि हमें जो रिकमेंडेड मूवीज होंगी हम दोनों के सिस्टम पे वो भी हमें सेम ही मिले। ठीक है, तो ऐसे वो वर्क करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिसीजन ट्री। ठीक है, डिसीजन ट्री क्या था? डिसीजन ट्री हमारा लोन सिस्टम वाला याद होगा तो तुम्हें, कि अगर पर्सन का क्रेडिट स्कोर अच्छा है और उसका मतलब सैलरी इतने से ज़्यादा है, उसके बाद उसका ये चेक करेंगे उसने पहले अगर कोई लोन लिया था उसकी उसने पेमेंट करी या नहीं करी। ऐसे हमारा डिसीजन ट्री वर्क करता है। बेसिकली इसमें इफ एल्स रूल्स होते हैं, इंटरनल नोड्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट क्या है? मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को हमने कंबाइन कर दिया, जिससे हमें यहाँ रैंडम फॉरेस्ट मिल गया। ठीक है, हर एक नोड क्या रिप्रेजेंट करता था उसमें? डिसीजन बेस्ड फीचर को, और हर एक ब्रांच का रिप्रेजेंट करती थी आउटकम उसको कुछ पर्टिकुलर डिसीजन का। ठीक है, ट्री लाइक मॉडल मेकिंग डिसीजन थ्रू सीरीज ऑफ क्वेश्चन स्प्लिटिंग डाटा बेस्ड ऑन फीचर्स वैल्यू। मतलब हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है, जैसे डिसीजन ट्री में वेरियस आउटपुट हमें मिलने लग रही थी, यस नो यस नो यस नो करके, ऐसे रैंडम फॉरेस्ट में भी मल्टीपल आउटपुट्स हमें मिलेंगे। उन मल्टीपल आउटपुट्स की वोटिंग होगी और जिसकी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वोटिंग होगी उसके बेस पे पूरा एग्रीगेट करके एक फाइनल प्रेडिक्शन रिजल्ट निकाला जाएगा हमारे रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा SVM। SVM क्या था हमारा? सपोर्ट वेक्टर मशीन। एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम थी जो मेनली हमारे क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती थी, राइट, लेकिन हम इसे कभी कभी रिग्रेशन के लिए भी यूज कर लेते थे। ठीक है, हमारा मेन आइडिया क्या था SVM का? हमारा मेन आइडिया SVM का ये था कि हमें एक बेस्ट बाउंड्री हाइपरप्लेन फाइंड करना है जो सेपरेट करेगा डाटा पॉइंट्स को डिफरेंट क्लासेस का विद मैक्सिमम पॉसिबल मार्जिन। जितना मैक्सिमम हम मार्जिन ले सकते हैं उसके बेस पे हम पॉइंट्स को क्लासिफाई करेंगे उस पर्टिकुलर हाइपर प्लेन के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो ये फॉर्मूला लिख रखा है W.x+b=0। W क्या है? हमारा वेट वेक्टर है। x क्या है? हमारा इनपुट वेक्टर है। b हमारी बायस टर्म है। और ये जो x का ये बना रखा है ये हमारी मार्जिन है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ओके, चलो अब हम सबसे आगे चलते हैं। अब हमारा आता है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन बेसिकली है क्या? रिग्रेशन का मतलब होता है कि हमारी कंटिन्यूअस आउटकम आएंगे। ठीक है, हमने जो ऊपर पढ़ा था, अगर तुम यहाँ पे देखोगे रिग्रेशन में मैंने क्या लिख रखा था यहाँ पे ऊपर? कंटिन्यूअस विद इन रेंज। क्लासिफिकेशन में क्या था? डिस्क्रीट लेवल 0 1। तो ये वही चीज़ है। क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम्स में हमें पता होगा या तो हमारी वो पर्टिकुलर चीज़ होगी या फिर वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं होगी। जैसे तुमने कॉइन टॉस करा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा थोड़ी है कि हेड और टेल दोनों आ जाएंगे। तो वो हमारा क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, और रिग्रेशन अब तुम यहाँ पे देखो, जैसे प्रेडिक्ट करेगा कंटिन्यूअस आउटकम वेरिएबल का। ठीक है, आउटलायर्स कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट प्रिडिक्शंस। अब आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो किसी डाटाबेस में तुम्हारी वैल्यूज ऐसे चल रही थी 1 10 2 20 3 30, मतलब 3 एज अ इनपुट तो 30 एज अ आउटपुट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वर्क करती आ रही थी। तो 10 की आउटपुट पे 100 आना था, लेकिन 10 की आउटपुट पे 1000 आ गया, तो वो एक आउटलायर है। वो एक अलग ही पॉइंट बन जाएगा जब तुम उस चीज़ का ग्राफ बनाओगे। तो 1 to 1 10 2 20 तो ऐसे एक सिंगल लाइन में बन रहे होंगे, लेकिन 10 का 1000 एकदम से एक अलग आउटलायर ऊपर अलग सा पॉइंट बन जाएगा। तो वो हमारे आउटलायर होते हैं। तो वो जो आउटलायर होता है वो हमारे रिग्रेशन में मॉडल की एक्यूरेसी को बहुत मतलब डाउन कर देता है। ठीक है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है लार्ज डाटा सेट्स के लिए, कॉम्प्लेक्स मॉडल के लिए। इनमें एल्गोरिदम कौन से यूज होते हैं? इसमें हमारा लीनियर रिग्रेशन यूज होता है, इसमें हमारा SVM यूज होता है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन वाला। ठीक है, फिर बात आती है क्लासिफिकेशन की। ये क्लास और कैटेगरी को प्रेडिक्ट करती है। ठीक है, इम्बैलेंस्ड क्लास है, कैन स्क्यू रिजल्ट्स, ओवरफिटिंग इज अ कंसर्न। अच्छा, अब तुम में से किसी मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का आइडिया होगा नहीं। मैं तुम्हें पहले ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग समझाता हूँ, यहीं पे सुनो एक सेकंड। अब हम शुरू करते हैं ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग। मैं तुम्हें पहले वही बताता हूँ। ओवरफिटिंग क्या होती है? ओवरफिटिंग का मतलब होता है मॉडल ट्रेनिंग डाटा को इतनी अच्छी तरह से याद कर लेता है कि टेस्टिंग डाटा पे वो फेल हो जाता है। मतलब जैसे हम बेसिकली मॉडल क्या करता है, मॉडल को अगर तुम डाटा सेट दोगे जिसमें 5 to 6 कॉलम्स होंगे, तो वो हर एक कॉलम पे उसको उसके आउटपुट के साथ रिलेशन बनानी चाहिए कि अगर मेरे इस एक्स फीचर को मैंने बढ़ाया तो मेरे इससे वाई जो मेरा आउटपुट है इस पे ये इफेक्ट आया। अगर मैंने X1 में कुछ चेंज करा तो उससे मेरे Y पे ये आउटपुट आया। लेकिन ओवरफिटिंग में क्या होगा, वो उन वैल्यूज को ही याद कर लेता है
और बाद में जब उसे हम कैश डाटा देते हैं तो उस पे वो फेल हो जाता है। इसको हम ओवरफिटिंग कहते हैं। अंडरफिटिंग क्या होता है कि अंडरफिटिंग का मतलब है मॉडल ट्रेनिंग डाटा से भी कुछ नहीं सीख पाता। दोनों सिचुएशन, ठीक है। मतलब जैसे तुम्हारे पास डाटा सेट था, बट तुम्हारा डाटा सेट या तो इतना स्मॉल था कि उसे उतना टाइम ही नहीं मिला सीखने को, या फिर उस मॉडल की वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो उन फीचर्स के बीच में रिलेशन निकाल सके, ठीक है। वो हमारी अंडर फिटिंग होती है, ठीक है। ट्रेनिंग एक्यूरेसी वैसे देखोगे तो ओवर फिटिंग की बहुत हाई होती है, परफेक्ट के बराबर होती है, लेकिन कोई भी मॉडल इतना परफेक्ट नहीं है। अगर तुम्हारा मॉडल पूरे 1 की एक्यूरेसी या पूरे 100 की एक्यूरेसी दे रहा है, तो वो अच्छा मॉडल नहीं है, क्योंकि उसने वो रिलेशन समझे नहीं, उसने बस वो क्रैमिंग कर ली डाटा की, ठीक है। और अंडर फिटिंग में एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी, क्योंकि उसने वो डाटा सेट समझा ही नहीं है, ठीक है। मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तुम्हारा ये ओवरफिटिंग वाला मॉडल, ठीक है। डीप ट्रीज बनाएगा, हाई डिग्री पॉलिनॉमियल्स बनाएगा, क्योंकि उसने बस वो डाटा क्रैम कर लिया, उसने रिलेशन बनाने की कोशिश करी ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा अंडरफिटिंग का बिल्कुल अपोजिट है, वो बहुत ही सिंपल है, लीनियर मॉडल बना देगा नॉन लीनियर डाटा के लिए भी। जब कोई डाटा सेट लीनियर रिलेशनशिप में है ही नहीं, तो उसका लीनियर ग्राफ कैसे बन सकता है। तो ये इशू आते हैं तुम्हारे। जब तुम्हें इसके एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब डिसीजन ट्री है, डिसीजन ट्री विद डेप्थ 20 ऑन स्मॉल डाटा सेट। अब जैसे डिसीजन ट्री है और तुम्हारा डाटा सेट बहुत स्मॉल है, तो डिसीजन ट्री उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर तुम अंडर फिटिंग वाले में लीनियर रिलेशन का यूज करोगे और तुम्हारा नॉन लीनियर डाटा है, तो वो भी रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि अगर कॉलम्स के बीच में आपस में कोई रिलेशंस है ही नहीं, और वहाँ तुम लीनियर रिलेशन यूज कर रहे हो, कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा मॉडल रिजल्ट दे रहा है नॉन लीनियर डाटा पे, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि उसको कॉलम्स के बीच में कुछ गैप मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई गैप एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद भी अगर वो लीनियर ग्राफ दे रहा है, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या है? बेस थ्योरम एक सिंपल रूल है जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है जब हमें पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो। ये न्यू एविडेंस मिलने पर प्रोबेबिलिटी को अपडेट करता है। मशीन लर्निंग में ये नेव वाइज क्लासिफायर में यूज होता है, ठीक है। तुम्हें कुछ समझ आया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ क्या होता है। बेस थ्योरम में हम क्या करते हैं, हम जैसे मतलब एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे कोई प्रोबेबिलिटी है कि डिसीज होने की 1%, ठीक है। और टेस्ट एक्यूरेसी हमें कह रहा है मतलब टेस्ट एक्यूरेसी है हमारी 95%। माउस कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ 95%। If a person test result is positive, Bayes theorem helps calculate the actual probability of that person really has the disease or not. This is widely used in medical diagnosis and spam detection. अब देखो, उसको सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि उसको डिसीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। टेस्ट एक्यूरेसी उसको कह रहे हैं कि इसको 95% चांस है कि डिसीज है। तो अगर पर्सन का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो बेस थ्योरम वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी को और बेटर, मतलब उसको मतलब एज अ रिजल्ट प्रूव करने के लिए उसकी मदद करेगी कि रियली में ये उसको डिसीज है या फिर उसको डिसीज नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारा अब आगे चलने के बाद हमारा आता है बेस कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। बेस कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग अप्रोच है जो बेस थ्योरम का यूज करती है डिटरमाइन करने के लिए कि मोस्ट प्रोबेबल हाइपोथेसिस कौन सी होगी उस पर्टिकुलर गिवन ट्रेनिंग डाटा पर, ठीक है। अब तुम जैसे पहले फॉर्मूला देखो, इसमें क्या लिख रखा है, पी एच बाई डी इक्वल है हमारे, जो तुमने शायद फोर्थ सेम में पढ़ा भी होगा, ये फॉर्मूला तुम्हारे उसमें था पी एस एल पी में, ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें है क्या, पी एच बाई डी का मतलब क्या है? पी एच बाई डी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस एच बीइंग ट्रू ऑन गिवन डाटा डी, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा एच हाइपोथेसिस है वो ट्रू होगा उस पर्टिकुलर डाटा डी पर, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग डाटा डी इफ एच इज ट्रू, हम डाटा में देखेंगे कि एच के ट्रू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल बिलीफ से जो कि हाइपोथेसिस एच की है, बिना देखे उस डाटा को, और उसको डिवाइड करेंगे पीडी से। पीडी क्या है? हमारा एविडेंस की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है उस डाटा की। ये पूरा फॉर्मूला होता है तुम्हें किसी भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो बेस कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंदर, ठीक है। पी एच बाई डी इक्वल है पी डी बाई एच इंटू पी एच बाई पी डी। दोबारा सुनो, ये पी एच बाई डी, पी डी बाई एच, पी एच पी डी है क्या? पी एच बाई डी क्या है? प्रोबेबिलिटी है हाइपोथेसिस एच के ट्रू होने की उस गिवन डाटा डी पर, ठीक है। पी डी बाई एच क्या है? प्रोबेबिलिटी है ऑफ सीइंग डाटा डी, हमने डाटा डी को देखा, इफ एच इज ट्रू, अगर एच ट्रू है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने वो डाटा देखा उसकी, ठीक है। फिर पी एच क्या है? इनिशियल बिलीफ इन हाइपोथेसिस एच बिफोर सीइंग एनी डाटा, कि हम क्या बिलीफ मान के चल रहे हैं बिना उस डाटा को देखे हुए।
हमने इसको टोटल डिवाइड कर दिया कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है उस पर्टिकुलर डाटा की। ठीक है, ये हमारा बेस कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमारा क्या आता है, बेसियन बिलीफ नेटवर्क। बेसियन बिलीफ नेटवर्क क्या है, बीबीएन, इसको बीबीएन भी कहते हैं हम। ठीक है, बीबीएन क्या है, एक ग्राफ बेस्ड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है जो डिफरेंट वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिख भी रखा है मैंने, अ बेसियन बिलीफ नेटवर्क बीबीएन इज अ ग्राफिकल मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल यूजिंग डैग डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, डैग का यूज करके एक ग्राफ बनाता है। इसमें होता है क्या, एक तो नोड्स होते हैं, एक एजेस होते हैं। नोड्स हमारे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, एजेस हमारे वेरिएबल्स के बीच डिपेंडेंसी को शो करता है। और ये जो नेटवर्क है, बेस थ्योरम का यूज करके हमारा बीबीएन, ये नेटवर्क बेस थ्योरम का यूज करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है। ठीक है, और जैसे मान लो एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूँ मैं कि कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो उसको लंग डिसीज है, पॉल्यूशन में भी रहता है तो भी उसको हो सकती है। तो जब ये दोनों चीजें आ गई तो उससे लंग डिसीज हो जाएगी, उसके उससे कफ हो जाएगा। इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, स्मोकिंग और पोल्यूशन इंक्रीज करेंगे चांस ऑफ लंग डिसीज को। ठीक है, और लंग डिसीज इंक्रीज करेगा चांस कफिंग को। तो ये जो नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क की स्मोकिंग और पोल्यूशन से लंग डिसीज और लंग डिसीज से कफ, ये हर एक जगह प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है उस पर्टिकुलर इवेंट की कि उसे लंग डिसीज और कफ हो सकता है या नहीं। ठीक है, अब अगर तुमसे कोई पूछे कि डिफरेंस क्या है बेस थ्योरम में और बेसियन बिलीफ नेटवर्क में, तो बेस थ्योरम हमारा प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला है, बेसियन बिलीफ नेटवर्क हमारा ग्राफिकल प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। पर्पस हमारा क्या होगा, पर्पस हमारा, हम बेस थ्योरम में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, बेसियन बिलीफ नेटवर्क में हम रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स के जो हमारे होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बेस थ्योरम में हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी, और हमारे इसमें बेसियन बिलीफ नेटवर्क में हमारे डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगर तुम्हें एग्जाम में लिखना हो कि बेस थ्योरम और बेस कॉन्सेप्ट लर्निंग में फ़र्क क्या है, तो तुम एग्जाम के लिए लिख सकते हो कि बेस थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला यूज्ड टू अपडेट प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एविडेंस, एविडेंस वाली बात आ गई। ठीक है, और बेस कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है, एक मशीन लर्निंग मेथड दैट यूजेस बेस थ्योरम टू फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल हाइपोथेसिस फ्रॉम द ट्रेनिंग डाटा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। हेलो एफिशिएंस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एस एंड यूएल की यूनिट 2। ठीक है, तो एस एंड यूएल की यूनिट 2 में क्या है, इसमें हम हमारा डीप लर्निंग करेंगे, मशीन लर्निंग का एक नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग एक एडवांस एआई टेक्निक है जो मशीन्स को ह्यूमन ब्रेन्स की तरह डाटा से ऑटोमेटिकली सीखने और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देती है। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये न्यूरल नेटवर्क्स पर बेस्ड होती है और ज़्यादा डाटा और कंप्यूटिंग पावर के साथ और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देती है एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन क्या है, परसेप्ट्रॉन एक सबसे एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क मॉडल है जो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये इनपुट में क्या लेता है, ये इनपुट्स में लेगा, जैसे तुम्हारे x1 x2 x3 मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये इनपुट्स में लेता है इनको। वेट्स होते हैं इसमें w1 w2 w3, एक बायस टर्म होती है जो हम ऐड करते हैं, फिर एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो हमारे इस पूरे ये जैसे देखो x1 जाएगा जो हमारा इनपुट है, उसका एक वेट जाएगा। ठीक है, x2 जाएगा, उसका कुछ वेट जाएगा, x3 जाएगा, उसका कुछ वेट जाएगा, और फिर इनका सम होगा। यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा, इसी एक्टिवेशन फंक्शन लगने से पहले वो बायर साइड हो जाएगा, फिर हमारी आउटपुट हमें मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे हमारा ये वर्क करता है। ठीक है, ये तुम्हारा कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्ट्रॉन भी हो गया, यही तुम्हारा स्ट्रक्चर भी होता है, मतलब तुम्हारा एक बेसिक न्यूरॉन वर्क कैसे करेगा, ये उसका एक फ्लो है। ठीक है, सिंपल न्यूरॉन। परसेप्ट्रॉन यूज कहाँ पे होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन में, इमेज क्लासिफिकेशन में। ठीक है, एक बात है, परसेप्ट्रॉन कैन ओनली सॉल्व लीनियर सेपरेबल डाटा, एग्जांपल एंड और प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व, एक्सोर प्रॉब्लम डज नॉट गेट सॉल्व। अब तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि एंड और प्रॉब्लम्स, अगर तुम्हें याद हो तुम्हारी डीएलसीडी में थी ये एंड और वाली प्रॉब्लम्स, तो ये यहाँ पे भी है। तुम्हें इसको समझने के लिए है कि जो एंड और वाली प्रॉब्लम्स होती थी, जो सीन लीनियरली सेपरेबल डाटा है तुम्हारा, वो तुम्हारा परसेप्ट्रॉन, सिंगल परसेप्ट्रॉन सॉल्व कर देगा। लेकिन अगर एक्सोर प्रॉब्लम्स थी जहाँ पे तुम्हारी 0110 वाला बनता था, तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आता है, रिप्रेजेंटेशनल पावर ऑफ परसेप्ट्रॉन। क्या है रिप्रेजेंटेशनल पावर ऑफ परसेप्ट्रॉन, रेफर टू व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम परसेप्ट्रॉन कैन रिजॉल्व या सॉल्व, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम को एक परसेप्ट्रॉन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सिंपल टर्म में विच टाइप ऑफ पैटर्न परसेप्ट्रॉन कैन करेक्ट क्लासीफाई, वो
पैटर्न समझता है, उसको समझने की कोशिश करता है। रिप्रेजेंटेशनल पावर का मतलब है परसेप्ट्रॉन किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें, ठीक है। कैसे सोल्व करेगा? सिर्फ लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब लीनियरली सेपरेबल क्या होता है? अगर डाटा को एक स्ट्रेट लाइन से दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है तो उसे लीनियरली सेपरेबल डाटा कहते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा एंड गेट अगर तुम्हें याद है, एंड गेट में क्या होता था? यहाँ तुम्हारा इनपुट होता था, अब जैसे एग्जांपल ये तुम्हारी जीरो इनपुट, यहाँ पे तुम्हारा जीरो इनपुट, और तुम्हारा आउटपुट क्या आता था? यहाँ पे जीरो आ जाता था, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारा यहाँ पे, अगर यहाँ पे जीरो इनपुट है और तुम्हारी दूसरी इनपुट वन है, तो भी तुम्हारी आउटपुट क्या आती थी? जीरो आती थी, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, जीरो, ठीक है। लेकिन जब हमारी दोनों आउटपुट वो इनपुट वन होती थी, ऐसे कि वन वन, तो हमारी आउटपुट वन आती थी, ठीक है। ऐसे हमारा एंड गेट काम करता था। तो यही है इसमें, ठीक है। अगर वो क्लासेस सेपरेट हो जाएंगी तो वो लीनियर सेपरेबल डाटा है और उसे सिंगल परसेप्ट्रॉन सॉल्व कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो। और यहाँ पे तो मैंने लिख भी दिया, अ सिंगल परसेप्ट्रॉन कैन नॉट सॉल्व एक्सोर प्रॉब्लम बिकॉज इट कैन क्रिएट वन स्ट्रेट डिसीजन बाउंड्री, अ स्ट्रेट लाइन टू सेपरेट टू कॉलम्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींच दूँ, सेम एक ऐसी लाइन खींच दूँ, तो तुम्हारा एक हिस्सा तो वो रह ही जाएगा अलग, जो नीचे आना था। जैसे वन अपोजिट डायरेक्शंस में है और जीरो भी अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये एक क्लास में तो तुम अलग कर ही नहीं सकते। इसलिए एक्सोर प्रॉब्लम्स के लिए तुम सिंगल परसेप्ट्रॉन यूज नहीं कर सकते। देख, सेम लिख भी दिया मैंने, सेम क्लासेस पॉइंट्स आर डायगोनली अपोजिट, सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट फॉर्म्ड एमएलपी। एमएलपी क्या होता है भाई? मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, ठीक है। ये मल्टीपल डिसीजंस बनाते हैं जिससे हम हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। तो तुम्हें अगर एग्जाम में लिखना है कि ये एक्सोर वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि सिंगल परसेप्ट्रॉन से हम एक्सोर प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, तो तुम या तो जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे, बिकॉज इट कैन क्रिएट वन स्ट्रेट डिवीजन बाउंड्री, इट कैन नॉट क्रिएट वाले वो पॉइंट लिख दो। या फिर तुम सीधा लिख सकते हो, सिंगल परसेप्ट्रॉन कैन नॉट सॉल्व द एक्सोर प्रॉब्लम बिकॉज एक्सोर डाटा इज नॉट लीनियरली सेपरेबल, और परसेप्ट्रॉन कैन क्रिएट ओनली वन लीनियर डिसीजन बाउंड्री व्हाइल एक्सोर रिक्वायर्स मल्टीपल बाउंड्रीज टू सेपरेट द क्लासेस, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है? परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल। परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल क्या होता है? परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल बताता है कि परसेप्ट्रॉन डाटा से कैसे सीखता है, ठीक है। एक लर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर परसेप्ट्रॉन गलत प्रिडिक्शन करेगा तो नेक्स्ट टाइम सिस्टम वेट्स को एडजस्ट करता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो अपने प्रिडिक्शन को और बेटर कर सके। हमारा मेन गोल क्या है, लिख रखा है मैंने, गोल क्या है हमारा मेन ट्रेनिंग रूल का? हमें जो हमारी प्रिडिक्शन हो रही है उसमें जो एरर है हमें उसको रिड्यूस करना है और एक करेक्ट क्लासिफिकेशन को हमें अचीव करना है, ठीक है। की फीचर्स क्या है इसके? सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड है, एरर से लर्न करके सीखता है, वेट्स कंटिन्यूसली अपडेट हो जाते हैं। अब इसका एग्जांपल समझो तुम, जैसे कि लिख रखा है मैंने, स्टूडेंट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। मतलब जैसे टीचर ने तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, तुमने उसको आंसर करा, आंसर गलत था, टीचर तुम्हें करेक्ट करेगा, उसके बाद तुम उस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करोगे, मे भी कोई नया एरर आएगा तो टीचर दोबारा करेक्ट करेगा। तो ऐसे परसेप्ट्रॉन वर्क करता है, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि परसेप्ट्रॉन वर्क कैसे करता है। सबसे पहले सिस्टम को ट्रेनिंग डाटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद परसेप्ट्रॉन इनपुट देखकर कोई ना कोई प्रिडिक्शन करेगा, ठीक है। स्टेप थ्री क्या होगा? अब सिस्टम चेक करता है एक्चुअल आंसर क्या था जो उसने प्रिडिक्शन करी और उसका एक्चुअल आंसर क्या था, उनको वो कंपेयर करेगा, ठीक है। अगर प्रिडिक्शन गलत होगी, प्रिडिक्शन पहले बारी में तो सही मिलेगी नहीं, उसको चेंजेस कुछ करने पड़ेंगे, वेट्स चेंज करने पड़ेंगे। परसेप्ट्रॉन क्या करेगा? वेट चेंज करेगा ताकि नेक्स्ट टाइम सही प्रिडिक्शन हो सके। तो ये एक बेसिक वर्क फ्लो होता है, ठीक है, जैसे हमारा परसेप्ट्रॉन वर्क करता है। उसके बाद अगर तुम्हें पेपर में लिखना क्या है, परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल इज अ लर्निंग प्रोसेस इन विच द परसेप्ट्रॉन अपडेट्स इट वेट्स whenever it makes an incorrect prediction in order to improve future classification, ठीक है। ऐसे तुम लिख सकते हो, नोट्स में तुम्हें भेज दूंगा, तुम वहां से भी पढ़ लेना। अब आता है ग्रेडियंट डिसेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट एक टेक्निक है जो मॉडल की एरर को कम करने के लिए यूज होती है, ठीक है। इसमें मॉडल थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होता है जब तक एरर मिनिमम नहीं हो जाता, ठीक है। अब तुम इसमें लिख रखा है मैंने, इट वर्क्स बाय स्लोली एडजस्टिंग द मॉडल पैरामीटर्स स्टेप बाय स्टेप अंटिल एरर बिकम एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है। इसका लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पे लिख रखा है, पहले मॉडल स्टार्ट करेगा कुछ इनिशियली रैंडम पैरामीटर से, फिर कुछ प्रेडिक्शन उसने बनाई, एरर उसने मेजर करे, एरर मेजर करने के बाद पैरामीटर्स उसने चेंज करे, एरर थोड़ी रिड्यूस हुए। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा मल्टीपल इटरेशंस के लिए जब तक हमारा एरर सबसे मिनिमम नहीं हो जाता
और जब एरर हमारा मिनिमम हो जाएगा हमारी ट्रेनिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि ग्रेडियंट डिसेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। ये ऑलमोस्ट हर मशीन लर्निंग मॉडल में यूज होता है, स्पेशली न्यूरल नेटवर्क्स में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में और डीप लर्निंग में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डेल्टा रूल। डेल्टा रूल क्या है? डेल्टा रूल एक लर्निंग मेथड है जो न्यूरल नेटवर्क के वेट्स को एडजस्ट करते हैं ताकि एरर कम हो जाए। ऊपर हम जो वेट्स एडजस्ट कर रहे थे, तो वो वेट्स किस तरीके से एडजस्ट होंगे, किस बेस पे एडजस्ट होंगे, वो हमारा डेल्टा रूल डिसाइड करता है। ये एक्चुअल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट के डिफरेंस के बेसिस पर वेट्स अपडेट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, मेन वर्क ऑफ डेल्टा रूल चेंज इन वेट्स विच इंक्रीज प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, कनेक्शन विद इसका ग्रेडियंट डिसेंट से कनेक्शन क्या है? इसका गोल क्या है? एरर को मिनिमाइज करना, सेम एज ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट क्या करता है? जनरल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। डेल्टा रूल न्यूरल नेटवर्क वेट अपडेट का मेथड है। ठीक है, अब डेल्टा रूल की नीड क्यों है? क्योंकि मॉडल की प्रिडिक्शंस गलत होती हैं, तो हम वेट चेंज करेंगे, उससे उसकी प्रिडिक्शन और ठीक आएगी, दोबारा वेट चेंज होंगे और बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क। ठीक है, हाँ, अब आगे चलते हैं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एमएलपी, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या है? एमएलपी एक न्यूरल नेटवर्क है जिसमें एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं। सिंगल परसेप्ट्रॉन सिर्फ सिंपल पैटर्न समझ पाता है, लेकिन एमएलपी कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी सीख सकता है। इसमें डाटा स्टेप बाय स्टेप लेयर से पास होता है और हर लेयर थोड़ा और समझ डेवलप करती है उस पर्टिकुलर डाटा के हिसाब से। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क है, मल्टीपल लेयर्स हैं, और एक ज़्यादा लेयर होती है, एक या दो तीन, जितने डाटा है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। और लिख रखा है मैंने यहाँ पे, देखो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग डायरेक्टली फ्रॉम वन इनपुट, एमएलपी प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप थ्रू लेयर्स। वो लेयर्स में इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, इससे उसको सारे डाटा सेट समझ में आएगा कैसे चीज़ें वर्क करती है। पहले इनपुट लेयर, फिर बीच में मल्टीपल हिडन लेयर्स, फिर उसके बाद हमारी आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर के पास हमारा रो डाटा रिसीव होता है। हिडन लेयर ये है जहाँ पे एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होती है। हिडन लेयर एनालाइज करती है पैटर्न्स को, रिलेशनशिप बनाती है फीचर्स के बीच में। फीचर्स यहाँ पे हमारे कॉलम्स है कि कौन से फीचर, कौन सा कॉलम हमारे हमारे प्रिडिक्शन पे कितना अफेक्ट कर रहा है। फिर मल्टीपल हिडन लेयर और कॉम्प्लेक्स पैटर्न समझेगी, उसके बाद आउटपुट लेयर, ये हमें फाइनल प्रिडिक्शन देती है। एमएलपी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है जो हमारा सिंगल परसेप्ट्रॉन नहीं कर पा रहा था। कौन कौन सी? इमेज रिकग्निशन वाली, स्पीच रिकग्निशन वाली, कॉम्प्लेक्स पैटर्न डिटेक्शन वाली। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। मैं बता देता हूँ कि एमएलपी पावरफुल क्यों है। एमएलपी मल्टी सिंगल परसेप्ट्रॉन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें पेपर में लिखनी ही लिखनी है। अगर तुम ये ही नहीं लिखोगे तो तुम्हें उसमें टीचर नंबर नहीं देगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं बैक प्रोपगेशन पे। बैक प्रोपगेशन एक लर्निंग टेक्निक है जो न्यूरल नेटवर्क्स को अपनी गलतियों से सीखने में हेल्प करती है। गलतियों से सीखना मतलब, जैसे उसने पहले कुछ वेट्स लिए, उसका कुछ एरर आया, तो वो एरर जो आई वो उसकी गलती थी, उसने उस एरर को कम करने के लिए अपने वेट्स चेंज करे। तो ये जो बैक आने का प्रोसेस है जिसमें वो वेट चेंज करता है, उसको हम बैक प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, बैक प्रोपगेशन एक लर्निंग टेक्निक है जो न्यूरल नेटवर्क्स को अपनी गलतियों से सीखने में हेल्प करती है। मॉडल प्रिडिक्शन करता है, अगर गलत है सिस्टम अपने पैरामीटर्स को दोबारा एडजस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ट्रेन न्यूरल नेटवर्क लाइक एमपीपी, अंडरस्टैंड एंड मेक हैपन एंड करेक्ट इट। बैक प्रोपगेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे लिख रखा है, विदाउट बैक प्रोपगेशन न्यूरल नेटवर्क कैन नॉट लर्न। वो सीख ही नहीं पाएगा जब तक वो अपने वेट्स को चेंज ही नहीं करेगा, तो वो सीख नहीं पाएगा। तो उसको वेट्स चेंज करने, फिर वो दोबारा रिजल्ट निकालेगा, प्रिडिक्शन करेगा, फिर अगर कोई एरर मिलेगा तो उसके हिसाब से वो फिर वेट्स चेंज करेगा। तो वो, अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो वो सेम मिस्टेक रिपीट करते रहेंगे अगेन एंड अगेन, तो फिर वो सॉल्व हो ही नहीं पाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बीपी लिख रखा है, बीपी का मतलब वही है बैक प्रोपगेशन, कोई बीमारी मत समझना है इसको। कैसे बीपी वर्क करता है? पहले वेट्स आगे गए, पहले फॉरवर्ड प्रोपगेशन हुई। ठीक है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन हुई, उसके बाद कुछ एरर आया होगा, एरर निकले, फिर उस एरर को सोल्व करने के लिए हमने बैकवर्ड प्रोपगेशन करी। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को देखो, ये वाला, ये फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस लैम्डा डेल जे डब्ल्यू बाई डेल डब्ल्यू। इसमें जो हमारा ये लैम्डा है, ये हमारा लर्निंग रेट है, ये हमारा बैक प्रोपगेशन का फॉर्मूला होता है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, अब आता है एक्टिवेशन फंक्शन। ओके, अब बात आती है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन, अगर तुम सबसे ऊपर चलोगे, जब मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे कि एक्टिवेशन फंक्शन होता है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे लगता है। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन है क्या एक्चुअली?
एक्टिवेशन फंक्शन फंक्शन होता है जो हमारे उस न्यूरॉन को एक्टिव करेगा। एक्टिव इन द सेंस का मतलब है एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो डिसाइड करता है कि एक न्यूरॉन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में एक्टिव होगा या नहीं। इसे तुम एक तरह से स्विच या फिल्टर समझ सकते हो जो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट डिसाइड करता है। ठीक है, तो आगे एक्टिवेशन फंक्शन हाँ ये रहा। ये डिसाइड करता है वेदर अ न्यूरॉन शुड एक्टिव एक्टिव का मतलब होता है फायर और नॉट बेस्ड ऑन इनपुट इट रिसीव्स। ठीक है, यही बताया था अभी मैंने। ठीक है, इट कन्वर्ट्स न्यूरॉन्स इनपुट इनटू अ मीनिंगफुल आउटपुट दैट कैन बी पास टू नेक्स्ट लेयर। ठीक है, जैसे हमारे डीप उसमें होता था कि डीप लर्निंग में कि पहले लेयर के पास पहले इनपुट आई, उसके बाद नेक्स्ट लेयर पे गई, फिर थर्ड लेयर पे गई, उनमें एरर जो आते थे उनको हम इम्प्रूव करते गए एंड उसके बाद हमारी फाइनल आउटपुट आ गई। ठीक है, activation functions are needed because if activation function won't be there it will only calculate linear calculation। ठीक है, अब तुमने यहाँ पे ये समझा कि तुम एक्टिवेशन फंक्शन को क्यों यूज करते हो, क्योंकि अगर तुम एक्टिवेशन फंक्शन को यूज नहीं करोगे तो वो सिर्फ लीनियर कैलकुलेशन करेगा, वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न समझ ही नहीं पाएगा जो हम, और फिर हमारे डीप नेटवर्क का काम ही क्या रह जाएगा। जब हमें डीप नेटवर्क समझने, हमें फीचर्स का समझना है कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, वो हमें डीप डीप लर्निंग ही तो बताती है। तो वो जो परसेप्ट्रॉन या जो भी हमारा वो है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन प्रोवाइड करते हैं नॉन लीनियर लर्निंग कैपेबिलिटी नेटवर्क को। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये हमारा कोई फंक्शन है, इसमें ये बी हमारा बायस है, लिख दिया मैंने एक्स इनपुट डब्ल्यू वेट्स बी बायस। हमने ए इक्वल टू एफ जेड लिखा, इसमें एफ क्या है, हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है, और ए हमारी वो आउटपुट आएगी। ठीक है, अब आते हैं एक्टिवेशन फंक्शन होते कितने टाइप के हैं। एक्टिवेशन फंक्शन हमारे 3 से 4 टाइप के होते हैं। पहला हमारा सिग्मोइड, दूसरा हमारा 10H, तीसरा हमारा सॉफ्टमैक्स, और चौथा हमारा रेलू। एक ये लीकी रेलू भी होता है, बट ये रेलू के अंडर ही काउंट करते हैं इसको हम। ठीक है, तो सबसे ऊपर चलते हैं। पहले हमारा क्या है, सिग्मोइड। सिग्मोइड फंक्शन क्या होता है, ये हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर तुम इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, अगर तुम्हें डिसाइड करना है कि एक इमेज कोई तुमने दी कि वो कैट है या नहीं, तो सिग्मोइड आउटपुट जो देगा वो प्रोबेबिलिटी के थ्रू देता है कि 0.85। इसका मतलब है कि 85% चांस है कि वो जो इमेज है वो कैट के, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रेंज इसकी क्या होती है 0 से 1, तो वो 0.85 लिख के बता देगा कि ये जो चीज़ है ये कैट हो सकती है। ये हमारा उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा फंक्शन का, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 + e⁻⁻x। ठीक है, कन्वर्ट करता है एन इनपुट वैल्यू को प्रायोरिटी में, और उसकी आउटपुट 0 से 1 के बीच में आएगी। एग्जाम्पल क्या है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये उसका ग्राफ बनता है, ये हम तुम्हारा सिग्मोइड का ग्राफ है। तुम इसको पेपर में बना के आ सकते हो, टीचर तुम्हें, उससे टीचर को समझ में आ जाएगा कि तुम्हें उसकी डीप नॉलेज है। फिर आता है तुम्हारा 10H फंक्शन। 10H का क्या होता है, सिगमेंट जैसा ही होता है बट आउटपुट सिमेट्रिक होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इससे लर्निंग फास्ट होती है और बेटर ग्रेडियंट्स मिलते हैं। ठीक है, इसकी देखो, जैसे इसकी रेंज तो थी 0 से 1, इसकी रेंज है -1 से लेकर 1 तक। ये तुम्हारा 10H का फॉर्मूला है, e⁻x माइनस e⁻⁻x अपॉन में a⁻x प्लस e⁻−x। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला हर जगह लिख के आना, फॉर्मूले के नंबर मिलेंगे। ठीक है, सिमिलर है सिग्मोइड के लिए, बट इसकी आउटपुट रेंजेस -1 से 1 होती है, मेकिंग लर्निंग फास्टर इन मैनी केसेस। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, यहाँ पे -1 था इस पॉइंट पे, यहाँ 1 था, पहले ऐसे -1 के साथ साथ था, फिर ऊपर गया और फिर 1 पे जाके दोबारा स्ट्रेट हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा इसका ग्राफ है। ये ग्राफ और ये फॉर्मूले, ये सारी चीज़ें याद कर लेना, ये लाइनें जो लिख रखी हैं इसको भी कर लेना। और हाँ, 10H वाले में तुम्हारा जो मीन होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आता है तुम्हारा सॉफ्टमैक्स फंक्शन। सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या होता है, ये हर क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी असाइन करता है और इंश्योर करता है कि सबका सम एक हो। एग्जांपल, अगर तुमने कैट की तुमने वो निकाली कि ये इमेज कैट है, तुम्हारे मॉडल ने प्रिडिक्शन करी, तो वो कह रहा है वो 0.7 है, तो डॉग की उसमें 0.3 होगी। और अगर तुम्हारे 3 एनिमल्स है तो ऐसे बोलेगा कि कैट 0.7, डॉग 0.2, हॉर्स 0.1, ऐसे। तो वो इंश्योर करता है कि उसकी जो सम आए वो 1 ही हो। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में यूज होता है, सिंगल क्लास में तुम ऊपर वाले यूज कर लेते हो, लेकिन जब 2 से 3 चीजें तुम्हें प्रेडिक्ट करनी होती है तब तुम सॉफ्टमैक्स का यूज करते हो। ये इसका फॉर्मूला है, आउटपुट को प्रायोरिटीज में कन्वर्ट करता है जिसका सम 1 होता है, जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया ही था। ठीक है, उसके बाद आता है रेलू। रेलू की फुल फॉर्म क्या है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसके आउटपुट क्या होंगी, अगर इनपुट नेगेटिव है, आउटपुट इसमें 0 होगी।
और अगर इनपुट कोई भी एक्स नंबर है तो वो खुद ही आउटपुट होगा। तभी यहाँ पे मैंने 0, x लिख रखा है कि जो इनपुट होगी वही तुम्हारी आउटपुट होगी। लेकिन अगर तुम्हारी इनपुट ही नेगेटिव है तो उसकी आउटपुट 0 आएगी। वैल्यू कहाँ यूज होती है? वाइडली यूज होती है डीप नेटवर्क में, जैसे CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लीकी रेलू इसी का ही पार्ट है। इसका ये फॉर्मूला होता है Gz = मैक्स की पावर मैक्स इंटू ब्रैकेट में 0, z। अगर z की z एज अ इनपुट 0 से छोटा है तो उसकी आउटपुट 0, और अगर z एज अ इनपुट बड़ा है 1 से तो उसकी आउटपुट 1। z = 0 पे वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, और ये उसका ग्राफ होता है। ये पहले पैरेलल थी ऐसे, मतलब सॉरी एक सेकंड। पहले ये लाइन बिल्कुल 0 से हल्का ऊपर स्ट्रेट स्ट्रेट आ रही थी। इस पॉइंट पे आती है वो, जैसे ऊपर गई थी इसकी रैल्यू की वजह चलेगी, और यहाँ पे इसकी नीचे भी आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा लीकी रैल्यू। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू ये चारों चीजें समझा देता हूँ। तुम्हारे सिग्मोइड, 10H, सॉफ्टमैक्स और रेलू। ठीक है, सोचो तुम एक एग्जाम हॉल के गेट कीपर हो। ठीक है, सिग्मोइड डिसाइड करता है अंदर जाओ या बाहर आओ, यस नो वाला काम। ठीक है, 10H डिसाइड करता है अंदर स्ट्रांगली जाओ, बाहर स्ट्रांगली रहो, या बीच में न्यूट्रल। ठीक है, रेलू क्या करता है? नेगेटिव स्टूडेंट्स को रोकता है 0, पॉजिटिव स्टूडेंट्स को अलाउ करता है। ठीक है, सॉफ्टमैक्स क्या करता है? सॉफ्टमैक्स अगर मल्टीपल गेट्स हैं, जैसे मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हर स्टूडेंट को एक गेट असाइन करता है विद उसकी प्रायोरिटी की, इस गेट की ये प्रायोरिटी है, इस गेट की ये प्रायोरिटी है। ठीक है, अब तुम्हें ये चारों चीजें क्लियर हो गई है। अब हम आगे चलेंगे। अब हमारा आता है डीएनएन। डीएनएन क्या है? डीप न्यूरल नेटवर्क। ये काफी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लो तुम इसे, और ये पेपर में आएगा ही आएगा, इसको लिख के ले लो तुम। ठीक है, तो डीएनएन क्या है? डीप न्यूरल नेटवर्क। एक न्यूरल नेटवर्क है जो कंटेन करता है मैनी हिडन लेयर बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट लेयर। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा लेयर है ये अलाउ करती है मॉडल को लर्न करने के लिए वैल्यू वेरी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इन डाटा। अब तुम्हारा कोई भी डाटा था, ठीक है, उसमें कुछ ना कई सारे कॉलम्स रहे होंगे। ठीक है, तो वो जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स के अंदर की जो रिलेशन है उनको समझने के लिए, उनका क्या पैटर्न है उनको समझने के लिए हम डीप न्यूरल नेटवर्क को यूज करते हैं। इनपुट लेयर, हिडन लेयर 1 2, ऐसे मल्टीपल हिडन लेयर, और फिर आउटपुट लेयर। हर एक न्यूरॉन दो स्टेप परफॉर्म करता है। पहले लीनियर कॉम्बिनेशन का z = ये W1 X1 जो हमारा सबसे पहला स्टेप था, और फिर इस फंक्शन पे हमारा एक्टिवेशन फंक्शन लगता है, जिसमें हम रेलू, सिग्मोइड या 10H फंक्शन कोई भी एक यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये डीप लर्निंग और ये न्यूरल नेटवर्क्स इतने पावरफुल कैसे हैं? जो डीएनएन है ना, वो ऑटोमेटिकली हायरार्किकल फीचर्स को लर्न कर सकते हैं। जैसे इमेज रिकॉग्निशन के एग्जांपल से तुम समझो। इमेज रिकॉग्निशन वाले में क्या होता है, तुमने अगर प्रोजेक्ट बनाया भी है कभी डीप लर्निंग का, कि जैसे वो तुमने देखा होगा कॉलेज में भी, कि कोई भी टीचर रहता है, कोई भी स्टूडेंट होता है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी तुम फेस से स्कैन करके अटेंडेंस कर लेते हो, तो वो चीज़ें वर्क कैसे करती हैं? उसमें डीएनएन लगा होता है। वो पहले वो एजेस पे फोकस करता है, फिर वो शेप्स पे फोकस करता है, फिर वो उसमें जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उस पर फोकस करता है, फिर बाद में वो फुल इमेज को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये एक पूरा तरीका होता है कि इमेज रिकॉग्निशन वर्क कैसे करती है। ठीक है, अच्छा, अब तुम्हें एक डीएनएन डीप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो हमने ऊपर सीखा था, पहले फॉरवर्ड पाथ मतलब फॉरवर्ड प्रोपगेशन, फिर उसके अकॉर्डिंग एरर कैलकुलेशन, एरर निकला तो हम बैकवर्ड प्रोपगेशन करेंगे, फिर वो बैकवर्ड प्रोपगेशन करेगा, और फिर पैरामीटर अपडेट होते रहेंगे ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट तुमने ऊपर समझ ही लिया। जब प्रॉब्लम क्या आती है डीप नेटवर्क में, इसकी दो प्रॉब्लम है, एक तो वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, एक एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ये दोनों प्रॉब्लम हमारे सबसे एंड में है कि हम सब इसको समझेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओके, अब हमारा आता है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेगुलराइजेशन इन डीप लर्निंग। रेगुलराइजेशन क्या होता है? अगर तुम इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, क्या लिख रखा है? रेगुलराइजेशन इज अ सेट ऑफ टेक्निक यूज्ड टू रिड्यूस ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग फिर से आ गई, मशीन लर्निंग वाली ओवरफिटिंग ही है ये। एंड इम्प्रूव द जनरलाइजेशन एबिलिटी ऑफ अ मॉडल। रेगुलराइजेशन का मतलब है हमें मॉडल को ओवरफिटिंग से बचाना है। ओवरफिटिंग वाला तुम्हें पता ही है, मॉडल ट्रेनिंग डाटा को याद कर लेते हैं, लेकिन न्यू डाटा पर वो फेल हो जाता है। उसने इनपुट और आउटपुट दोनों याद कर ली, तो जब उसको टेस्ट डाटा सेट मिला तो उस पर वो फेल हो गया। तो रेगुलराइजेशन मॉडल को जनरल पैटर्न सीखने में हेल्प करता है। रेगुलराइजेशन उसको वो जनरल पैटर्न्स, उसे जो वो फीचर्स में रिलेशनशिप समझने हैं उनको वो समझने में वो मदद करता है। ठीक है, अब बात आती है रेगुलराइजेशन नीडेड क्यों है। Deep learning models like DNN have large number of parameter, because of this they can easily memorize training data। ठीक है, अब इसका तुम समझे इसका मतलब?
हमें रेगुलराइजेशन नीडेड इसलिए है क्योंकि हमें उससे जो हमारी इनपुट आउटपुट की वैल्यूज़ हैं हमें उसे वो याद नहीं करानी है। हमें उसे वो इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है, वो इनपुट से वो आउटपुट क्यों आई है, हमें उसे वो रिलेशन समझाना है। उसके लिए रेगुलराइजेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आती है टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन टेक्निक्स, ठीक है। सबसे पहले टेक्निक हमारी कौन सी है? L1, फिर L2, फिर ड्रॉप आउट, फिर अर्ली स्टॉपिंग, फिर डाटा ऑगमेंटेशन, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी L1 रेगुलराइजेशन। इट एड्स अ पेनल्टी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेट, ठीक है। तुम्हें समझ नहीं आया होगा, कोई नहीं, अभी समझाते हैं इसको, एक सेकंड रुको। लॉस इक्वल टू ओरिजिनल लॉस प्लस ये उसका फॉर्मूला है, रेगुलराइजेशन का फॉर्मूला है L1 का। यहाँ पे हमारा W क्या होता है? मॉडल वेट। लेमडा क्या होता है? रेगुलराइजेशन पैरामीटर। L1 regularization encourages the model to make some weight exactly zero which helps in feature selection, ठीक है। अब तुम्हें पहले L1 समझाते हैं, ठीक है। चलो अब तुम्हें बताते हैं कि L1 होता क्या है। सोचो तुम्हें कोई एक एग्जाम लिख रहे हो, ठीक है, और अननेसेसरी पॉइंट्स लिखने पर मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है। L1 रेगुलराइजेशन तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने पर फोर्स करेगा। तो तुम्हें जो चीज़ सिर्फ रिक्वायर्ड है तुम उस चीज़ पे ध्यान दो, एक्स्ट्रा चीज़ पे दोगे तो उसकी पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। एनकरेजेस करता है मॉडल को टू मेक सम वेट एग्जैक्टली जीरो, वो जीरो बना देगा। जीरो का मतलब तुम्हें वो चीज़ लिखनी ही नहीं है, जो हेल्प करेगा उसको फीचर सिलेक्शन में। मतलब तुमने कुछ फीचर्स को जीरो कर दिया, कुछ वेट्स को डायरेक्टली जीरो कर दिया हमने, ताकि वो जो फीचर्स थे वो उन पे ध्यान दे एंड उन्हें समझे कि इनका इससे क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद आती है L2 रेगुलेशन। ये ऐड करता है पेनल्टी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ वेट्स के। यहाँ पे सिंपल पेनल्टी आ रही थी एब्सोल्यूट वैल्यू वेट के, यहाँ पे उसमें स्केयर में हो रही है। लॉस इक्वल टू ओरिजिनल लॉस प्लस उसका स्केयर हो गया, पहले सिंपल था, इसका स्केयर हो गया। अब L2 regularization reduces the size of weight but does not make them exactly zero. It helps model for becoming too complex. इसका मतलब सोचो तुम किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और टीचर कहती है सब पॉइंट्स लिखो बट उन्हें कंसाइज रखो। L2 रेगुलेशन हर फीचर को रखता है बट उनका इम्पैक्ट कम कर देता है, ठीक है। मतलब तुम्हें फीचर्स तो सारे तुम्हें दिखाने ही होंगे, लेकिन उनको वो बिल्कुल जीरो नहीं करेगा, उनको थोड़ा थोड़ा कम रखेगा, तो इससे तुम्हारा मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट क्या है? सबसे मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है तुम्हारी, जो यूज़ होती है L1 L2 से भी पहले। कई बार लोग ड्रॉप आउट को यूज़ कर देते हैं। ड्रॉप आउट क्या क्या होता है? ट्रेनिंग के टाइम कुछ न्यूरॉन्स रैंडमली बंद कर दिए जाते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग ड्रॉप आउट रैंडमली डिसेबल सम न्यूरॉन्स नेटवर्क। जैसे मान लो तुम्हारे 4 न्यूरॉन वर्क कर रहे थे, इसने 2 बंद कर दिए, ठीक है। तो ये जो हमारे एक्स हैं ये इनएक्टिव न्यूरॉन है, ठीक है। इससे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग फीचर्स लर्न करता है। ड्रॉप आउट कहाँ यूज होता है? ड्रॉप आउट वाइडली यूज होता है CNN में, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग का मतलब है, देखो पहले क्या लिख रखा है मैंने, ट्रेनिंग स्टॉप्ड व्हेन वैलिडेशन एरर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। मतलब ट्रेनिंग को टाइम से पहले ही तुमने स्टॉप कर दिया जब मॉडल ओवरफिट होने लगा था, ओवरफिट होने लगा था, ठीक है। वही उसका रीजन है, दिस प्रिवेंट मॉडल फ्रॉम ओवरफिटिंग। हमें जब हमें दिखा कि हमारा वैलिडेशन एरर जो है वो बढ़ने ही लग रहा है साइड बाय साइड ट्रेनिंग के टाइम पे, तो हमने उसको पहले ही स्टॉप कर दिया, उसकी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट ही नहीं होने दी, जिससे वो ओवरफिट नहीं होगा, ठीक है। डाटा ऑगमेंटेशन क्या है? डाटा ऑगमेंटेशन इंक्रीजेस ट्रेनिंग डाटा सेट बाय क्रिएटिंग मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, ठीक है। हम सेम डाटा को मॉडिफाई करके न्यू डाटा सेट क्रिएट कर देते हैं, इससे मॉडल बेटर जनरलाइजेशन कर पाता है, ठीक है। अब एग्जांपल तुम इमेजेस का ले लो, कोई एक पर्टिकुलर चीज तुमने उसको रोटेशन करके दे दी, तुमने अगर उसको फ्लिप करके दे, थोड़ी जूम करके दे दी, तो वह एक इमेज की वो 4 इमेजेस बन गई हैं, तो उससे वो और बेटर ट्रेन होगा। हमेशा याद रखना, अगर तुम डीप नेटवर्क मतलब डीप लर्निंग कर रहे हो, जितना तुम्हारा बड़ा डाटा सेट होगा उतना वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। रेगुलराइजेशन टेक्निक हेल्प कहाँ करती है? ओवरफिटिंग रिड्यूस करने में, जनरलाइजेशन इंप्रूव करने में, डीप नेटवर्क को स्टेबलाइज करने में, और ये वाइडली यूज होती है मॉडल्स में, जैसे CNN में यूज होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन फॉर ट्रेनिंग डीप मॉडल्स। ओके, अब आता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन फॉर ट्रेनिंग डीप मॉडल्स, ठीक है। ये क्या है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या? तुम्हें अगर याद होगा, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक मॉडल की प्रिडिक्शन एरर को ग्रेजुअली कम करता है, ठीक है। ये ट्रेनिंग प्रोसेस को हमारे जितना एफिशिएंट ये बना सकता है उतना एफिशिएंट बनाने की ये कोशिश करता है, ठीक है। इट रेफर टू द टेक्निक यूज टू फाइंड द बेस्ट मॉडल पैरामीटर वेट्स एंड बायसेस दैट मिनिमाइज प्रिडिक्शन एरर ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। इन डीप लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन
हेल्प्स द मॉडल लर्न फास्टर एंड रीच बेटर एक्यूरेसी। हमें हमारे मॉडल की बेस्ट एक्यूरेसी चाहिए, हमें उसको समझ में आना चाहिए कि कौन से फीचर्स कैसे रिलेटेड है, किससे उसका आउटपुट पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो ऑप्टिमाइजेशन में वहाँ पे हेल्प करता है तुम्हारा। ठीक है। अब मेन गोल क्या है ऑप्टिमाइजेशन का? मेन गोल क्या है? हमें मिनिमाइज करना है लॉस फंक्शन को। लॉस फंक्शन क्या है? लॉस फंक्शन हमारे एरर की जो प्रिडिक्शन है, मतलब प्रिडिक्शन, मतलब हमने जो प्रिडिक्शन करी, जो हमारा आउटपुट था उसमें क्या एरर है उसको मेजर करता है। ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? मोस्ट कॉमन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो मिनिमाइज करता है लॉस फंक्शन को बाय अपडेटिंग वेट्स को अपडेट करता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। ये फॉर्मूला तुमने पहले भी देखा था, ये यहाँ पे फिर रिपीट है। वही डब्ल्यू वेट्स के लिए, ये लैम्डा हमारा एल आर लिख रखा है, मतलब लर्निंग रेट, और एल है हमारा लॉस फंक्शन। ठीक है। अब आते हैं हमारे टाइप्स, कितने टाइप्स के हमारे ग्रेडियंट डिसेंट होती हैं। ठीक है। पहला है हमारा बैच ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें क्या होता है? पूरे डाटा सेट को एक साथ यूज करता है। ठीक है। यूजेस एंटायर डाटा सेट टू अपडेट वेट्स। अपडेट हमें वेट्स ही करनी है क्योंकि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का पार्ट है। तो इसमें पूरे डाटा सेट का यूज करके वो वेट अपडेट करेगा। स्टेबल है, लेकिन बड़े डाटा सेट्स के लिए स्लो हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है ये, पहले मिनी बैच वाला समझो। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? स्मॉल बैचेस ऑफ डाटा को यूज करता है। मोस्ट कॉमनली यूज होता है डीप लर्निंग में बैचेस में, और बैच साइज हमारा क्या बनता है? 32 और 64। ठीक है। डाटा सेट को छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड करके उसकी ट्रेनिंग करता है। ठीक है। उसके बाद आता है ये एस जी डी। ओके, ठीक है। अब आता है ये स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, एस जी डी शॉर्ट फॉर्म इसकी। ठीक है। हर सिंगल डाटा पॉइंट के बाद अपडेट करता है। अपडेट वेट्स आफ्टर ईच डाटा पॉइंट। इसमें फास्टर लर्निंग है, लेकिन नोइजी अपडेट भी हो जाती है। नोइजी अपडेट अगर तुम्हें कर लिया तो, जो हमारे नोइजी अपडेट का मतलब है, जैसे मान लो तुम्हारे इनपुट आउटपुट चल रहा था। ठीक है। तुम्हारे 1 इनपुट पे 10 आउटपुट था, तुम्हारे 2 इनपुट पे 20 आउटपुट था, 3 पे 30 था, लेकिन 10 पे एकदम से 1000 हो गया। तो वो एक आउटलायर, जिसे हम कल कह रहे थे आउटलायर, तो वो आउटलायर भी तो ट्रेन होगा। तो उस आउटलायर से हमारी नोजी अपडेट्स बन जाएंगी। ठीक है। आगे चलते हैं अब, चलो। अब आती है चैलेंजेस। चैलेंजेस इन न्यूरल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के हमें क्या चैलेंजेस आते हैं? डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड वाइल ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क एंड मिनिमाइजिंग लॉस फंक्शन इफेक्टिवली। ठीक है। हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी फेस हुई कि हमें हमारे फंक्शन को इफेक्टिवली करना था। ठीक है। Training deep models like DNN is not easy because optimization landscape is complex. ठीक है। Major challenges in neural network optimization, सबसे पहले क्या है? Vanishing gradient problem, exploding gradient problem। ठीक है। Vanishing gradient क्या है? During backpropagation, gradients become very small in earlier layers of network। मतलब जो तुम्हारे ग्रेड, जो हमारे वो थे बैक प्रोपगेशन के टाइम पे, जो हमारा ग्रेडियंट था वो इतना स्मॉल हो गया जब हम वो वापस वापस रिटर्न करने लग रहा था। वेट अपडेट उससे क्या होगा? काफ़ी स्लो हो जाएंगे। अर्ली लेयर स्टॉप कर देंगे लर्निंग करना, जो हमारी स्टार्टिंग की लेयर थी। तो बताता है हमारा एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट बिकम वेरी लार्ज ड्यूरिंग बैक प्रोपगेशन। ठीक है। ह्यूज वेट अपडेट्स आ गए, अनस्टेबल ट्रेनिंग आ गई, लॉस इनफाइनाइट हो गया। ये तुम्हारे एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर आते हैं। ठीक है। थर्ड है तुम्हारा लोकल मिनिमा प्रॉब्लम। Neural network loss surface is very complex. Optimization algorithm sometimes stuck in local minima where it should have gone to global minima best solution। ठीक है। अब तुम्हें ये समझाते हैं। इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम था ना, वो कभी कभी बेस्ट सॉल्यूशन जो हमारा ग्लोबल मिनिमम होता है उसकी जगह वो लोकल मिनिमम वाला जो होता है उसमें वो फंस जाता है। न्यूरल नेटवर्क का लॉस सरफेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आता है तुम्हारा सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या होता है? सैडल पॉइंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ ग्रेडियंट हमारा जीरो होता है, लेकिन वो मिनिमम नहीं होता है। ठीक है। इस वजह से क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम प्रोग्रेस करना बहुत स्लो कर देता है। इट्स अ पॉइंट वेयर ग्रेडियंट to zero but it's not minimum, due to which optimization algorithm progress slows down। अब बात आती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होंगे इन ऑप्टिमाइजेस चैलेंजेस के? सबसे पहले हमारा रेलो एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है। फिर बैच नॉर्मलाइजेशन, फिर प्रॉपर वेट इनिशियलाइजेशन, फिर एक एडवांस ऑप्टिमाइजर्स लाइक एडम ऑप्टिमाइजर। ठीक है। तो अब इसका वो आता है कि ओवरऑल क्या है ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन को अगर तुम्हें लिखना है, क्या लिखना है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि ट्रेनिंग डीप न्यूरल नेटवर्क इज डिफिकल्ट ड्यू टू इश्यूज सच एज वेनिशिंग ग्रेडियंट, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, लोकल मिनिमा, सैडल पॉइंट एंड ऑल। These challenges make optimization algorithms slower and unstable while minimizing the loss function। ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं।
ओके, अब हम आता है हमारा पैरामीटर इनिशियलाइजेशन। पैरामीटर इनिशियलाइजेशन का मतलब है ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले न्यूरल नेटवर्क को वेट्स और बायस की स्टार्टिंग वैल्यू से सेट करना। अगर वेट गलत इनिशियलाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, ट्रेनिंग स्लो हो सकती है, ग्रेडियंट्स वैनिश या एक्सप्लोड हो सकते हैं, मॉडल लर्निंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग इनिशियल वैल्यूज टू वेट्स एंड बायसेस ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क बिफोर ट्रेनिंग बिगिंस। ठीक है, proper initialization is very important for training models like DNN because it affects उसकी ट्रेनिंग स्पीड को, उसकी स्टेबिलिटी को, उसके मॉडल को। ठीक है, अब बात आती है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क यूजुअली ट्रेन करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करके। ठीक है, ये लिख रखा है। तो अगर हमारे वेट बहुत लार्ज हो जाएंगे तो ग्रेडियंट एक्सप्लोड हो सकते हैं, ट्रेनिंग अनस्टेबल हो जाएगी। और अगर हमारे वेट बहुत स्मॉल होंगे तो ग्रेडियंट्स वैनिश हो सकते हैं और नेटवर्क लर्न ही नहीं करेगा। इसलिए हमें उसकी प्रॉपर इनिशियलाइजेशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इफ वेट इज टू लार्ज ग्रेडियंट्स एक्सप्लोड, अनस्टेबल ट्रेनिंग। अगर वेट टू स्मॉल है तो ग्रेडियंट्स वैनिश हो जाएंगे, नेटवर्क लर्न ही नहीं करेगा। इसलिए हमें प्रॉपर इनिशियलाइजेशन की नीड होती है। अब हमारे आते हैं कॉमन इनिशियलाइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा, जीरो इनिशियलाइजेशन। जीरो इनिशियलाइजेशन का मतलब सब न्यूरॉन्स, अब तुमने सारे वेट ही जीरो कर दिए। ठीक है, तुमने सारे वेट जीरो कर दिए, डब्ल्यू जीरो हो गया, सब न्यूरॉन सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए नेटवर्क डिफरेंट फीचर्स लर्न ही नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम यही है, देखो ऑल न्यूरॉन्स विल प्रोड्यूस सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि सबके वेट सेम है। तो नेटवर्क वॉन्ट बी एबल टू लर्न डिफरेंट फीचर जो उसे लर्न करने चाहिए थे। ठीक है, उसके बाद आता है रैंडम इनिशियलाइजेशन। वेट्स रैंडमली इनिशियलाइज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे तुमने मान लो इनिशियलाइज कर दिया 0 से 0.1 के बीच में। ठीक है, यहाँ वेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिए जाते हैं, वेट हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिए जाते हैं। इसके एडवांटेज क्या होती है, सिमेट्री ब्रेक हो जाती है। ठीक है, सिमेट्री ब्रेक होगी, ये हमारी एडवांटेज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी ग्रेडियंट्स अनस्टेबल हो सकते हैं। नेसेसरी नहीं है कि हो ही हो, बट कभी कभी वो हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जेवियर इनिशियलाइजेशन। जेवियर इनिशियलाइजेशन क्या है, ये इनिशियलाइजेशन एक्टिवेशन वैल्यूज को स्टेबल रखने के लिए डिजाइन की गई थी। ठीक है, जो हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस है उनको स्टेबल रखने के लिए डिजाइन की गई थी। इसका फॉर्मूला क्या है, ये वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू इक्वल है 1/n, एन के नीचे लिख रखा है आई एन। एन आई एन क्या है, नंबर ऑफ इनपुट न्यूरॉन्स। ठीक है, कितने हमारे इनपुट न्यूरॉन्स है। ठीक है, तो तुम्हें अगर लिखना है पेपर में तो क्या लिखोगे, जेवन इनिशियलाइजेशन कीप्स वेरिएंस ऑफ एक्टिवेशन नियरली कांस्टेंट अक्रॉस लेयर्स हेल्पिंग नेटवर्क ट्रेन इफेक्टिवली। ठीक है, ज़ेवियर सजेशन का गोल क्या होता है, हर लेयर में एक्टिवेशन का वेरिएंस स्टेबल रखना, इससे ट्रेनिंग स्मूथ और फास्ट हो जाती है। ये मोस्टली 10H और सिग्मोइड नेटवर्क्स में यूज होता है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा एक एच इनिशियलाइजेशन। एच इनिशियलाइजेशन स्पेशली डिजाइन की गई थी रेलू नेटवर्क्स के लिए। ठीक है, रेलू नेटवर्क तुम्हारा रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट वाला। ठीक है, इसमें जैसे ऊपर हमारा 1/NIN था, इसमें हमारा 2/NIN है। ठीक है, वही हमारा इनपुट्स के लिए होते हैं। रेडियो एक्टिवेशन में हाफ न्यूरॉन्स इनएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए अच्छी इनिशियलाइजेशन थोड़ा लार्जर वेरिएंस यूज करता है ताकि सिग्नल वीक ना हो। ठीक है, अब ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा 0/2NIN। ठीक है, अब तुम्हें अगर एग्जाम में लिखा तुम क्या लिख सकते हो, पैरामीटर इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग इनिशियल वैल्यूज टू द वेट्स एंड बायसेस ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क बिफोर ट्रेनिंग टू एंश्योर स्टेबल एंड एफिशिएंट लर्निंग। ठीक है, चल सर। ओके, अब हमारा आता है वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, और हमारा दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, वो था एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इनके अब तुम्हें वो डिफरेंस बता देता हूँ कि डिफरेंस कैसा होता है, नोट्स में तुम्हें डिफरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, वेनिशिंग ग्रेडियंट में जो हमारा ग्रेडियंट साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, जबकि एक्सप्लोर ग्रेडियंट में वो बहुत बड़ा होता है। वेट अपडेट्स वेनिशिंग ग्रेडियंट में ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, जबकि एक्सप्लोरिंग ग्रेडियंट में वो बहुत लार्ज होते हैं। ट्रेनिंग इफेक्ट उसमें स्लो लर्निंग होती है, उसमें अनस्टेबल लर्निंग होती है। सॉल्यूशन क्या है वैनिशिंग वाले का, रेलू इलेक्ट्रिफाइड लीनियर यूनिट, और ये एच वाला। और एक्सप्लोडिंग का क्या है, ग्रेडियंट क्लिपिंग। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि तुम्हें वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और एक्सप्लोडिंग में डिफरेंस बताना है सिंगल डेफिनेशन में, तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम occurs when a gradient becomes very small during back propagation, causing early layers of a neural network to learn very slowly, जैसा हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है, और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम occurs when the gradient grow excessively large during training, causing unstable updates and divergence of the model। हमारे यहीं पे थे ये रे वेनिशिंग ग्रेडियंट वाला, यही है, बिकम वेरी स्मॉल स्टार्टिंग लेयर में तो वो लर्न ही नहीं करेगा।
एक्सप्लोडिंग वाले में वो इतने बड़े हो गए, वेट अपडेट्स इतने हाई हो गए, तो ट्रेनिंग अनस्टेबल होगी और लॉस बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी बेसिकली यूनिट 2 सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वेनिशिंग ग्रेडियंट में भी से भी आते हैं, सिग्मोइड फंक्शन जो हमारे एक्टिवेशन फंक्शन थे वहाँ से भी आते हैं। सारी डीप लर्निंग को ध्यान से करना, ये स्टार्टिंग से नोट्स पढ़ना, इसमें ग्रेडियंट डिसेंट पे ध्यान देना, एमएलपी पे ध्यान देना। बैक प्रोपगेशन का सिर्फ थोड़ा बहुत समझ लेना कि क्या होता है, वेट्स पहले आगे गए फिर उल्टे रिटर्न होके आ गए, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन वो एक्टिवेट करेगा, ये सिग्मोइड सारे पढ़ना, ठीक है। इसमें आगे चलोगे, रेगुलराइजेशन वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ना क्योंकि इसमें पूछा जाता है। ये रेगुलराइजेशन के अगर तुम्हें अंदर का करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि कई बार आ सकता है कि इसको एक्सप्लेन करो, L1 क्या है, L2 क्या है। अगर वो नहीं भी हो पा रहा तो कोई नहीं, बट ये सारी चीज़ें तो याद रखो ही रखो कि कॉमन टेक्निक्स क्या हैं हमारी, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन वाला आ गया, चैलेंजेस आ गए, एंड फिर सारे तुम्हारे ज़ेवियर वाले आ गए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे।